So, from sheet 3, we did two questions yesterday. One was based on Kerala and the entire system that it has set up for curing or for prevention of coronavirus pandemic, and how the protocols and other things are demanded from the other states as well. And the second question that we discussed was on cholesterol and the antibiotics and their misusage, which is creating lots and lots of problem throughout the world. Okay. So moving on to our next question quickly. I hope सबने ये questions पढ़े होंगे पहले से. So a quick brief के इस ये question कैसे जा रहा है, ठीक है? तो this question basically is slightly based on foreign policies, ठीक है? हमारे basically it's more over like a international relations. हमारी कंट्री के, हमारी इंडियन कंट्री के बाहरी देश के बाहरी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है? फर्स्ट 2 लाइंस वो उसके बारे में बताता है, ठीक है? कि कोल्ड वॉर के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसका सपोर्ट या उसका एक अच्छा पार्टनर कौन साबित हुआ है? ब्राजील, ठीक है? ये फर्स्ट लाइन हमें बताता है. कुछ वर्ड्स को मैं सीधे हाईलाइट करूंगी, तो आप उसको समझते जाना कि वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं. आप उसको अपनी नोटबुक में या आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो वहां पे नोट कर लेना कि उन वर्ड्स के हेल्प से अपन assumptions को डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आई सेड, पहले बात अपन को क्या समझनी है कि ब्राजील से मल्टीलैटरल पार्टनरशिप अपन की इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी हुई है. और ये कब डेवलप हुई है? पहले लाइन पे कहता है कोल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है? उसके बाद वो सारे रीजंस बताता है कि इस समय अगर अच्छे रिलेशंस रखते हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स जैसे आपको पता ही होगा पहले 2006 में बना था ब्रिक के नाम से. 2010 में साउथ अफ्रीका जब जुड़ गया तो ये ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? इंडिया उसका पार्ट है. तो ये जो सारी 5 कंट्रीज हैं इनमें कैसे रिलेशंस है, ये पैराग्राफ उसके बारे में थोड़ी हद तक अपन को एक हाईलाइट सा देता है. वो एग्जैक्टली नहीं बताता कि किस तरह के रिलेशंस अच्छे हैं या बुरे हैं या करंट स्टेज क्या है या पास्ट में स्टेज क्या है, कुछ नहीं. बस वो क्या बताता है कि ब्रिक्स के होने से एक फायदा होता है, कॉपरेशन मिलता है. क्या डील करने में? क्लाइमेट क्राइसिस, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म एंड साउथ साउथ कॉपरेशन. साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब है जो अपने साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बारे में ये बात करता है. उसके बाद ये एक नेगेटिव सेल कहता है कि रिलेशंस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, अपन फॉरेन पॉलिसीज के टर्म्स में तो बात कर ले जाते हैं, अपन एक गाइडलाइन बना लेते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन कोई टैंजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलते अपन को, ठीक है? तो ये सारी बातें वो करता है. फिर बताता है कि मिस्टर बोल्सोनारो अपने कंट्री में विजिट करके गए, ठीक है? बोल्सोनारो वहाँ के ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं. तो उस टाइम की बात है ये कि वो हमारे यहाँ विजिट किए और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है? उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे बीच अभी भी गैप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक? फिर आप एक और लाइन देखना जो थोड़ी लास्ट में है, बीच में वो पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस होने के कारण सिक्योरिटी में डायरेक्ट अपन को हेल्प नहीं मिलती है दूसरे कंट्री से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई बाहर का कंट्री है, ठीक है, वो बहुत दूर पे है और हम उससे सोचे कि अगर हमें अचानक से चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो वहां से तुरंत हमारे पास मिलिट्री फोर्स भेजते हैं. तो ये सब पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस हैं और ज्योग्राफिकल गैप्स हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं. फिर उसके बाद ये एक लाइन देखना, द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट चाइनाज राइज. ब्राजील, पहली बात में अपन को डिस्कस पहले लाइन में पता चल गया कि इंडिया से अच्छे टर्म्स में है, ठीक है? ब्राजील के प्रेसिडेंट आके भी एक कंसर्न दिखाते हैं. क्या कंसर्न दिखाते हैं? कि चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से डेवलप कर रहा है, वो अपन के लिए एक खतरा भी हो सकता है, ठीक है? तो इस लाइन पे थोड़ी फोकस करना. नेक्स्ट इस लाइन पे आना,
This is an emerging economy that has implemented universal healthcare, ठीक है, successfully adopted genetically modified crops और ये सारी चीजें. मतलब ब्राजील ने हेल्थ केयर के पूरे सेक्टर में बहुत अच्छा एक काम किया है, ठीक है. ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जस्ट लाइक इंडिया. इंडिया भी अभी पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसकी भी इकोनॉमी डेवलप हो रही है धीरे धीरे. तो वैसे ही वो एक बात बता रहा है कि वैसे ब्राजील भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन उसने हेल्थ केयर में यूनिवर्सली अच्छा किया है, ठीक. तो अपन को दो चीज पता चल गई है यहाँ से. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पैराग्राफ से, पूरे पैराग्राफ से लेने वाली है, वो है कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट आके कंसर्न जताते हैं किसके बारे में, चाइना राइस के बारे में. सेकेंड चीज वो क्या बता रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर के फील्ड में अच्छा किया है, ठीक है. फिर एक बात होती है कि वो प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वो बताते हैं कि अमेजोन फॉरेस्ट का जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो बहुत बड़े रूप में डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या था. गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो हो सकता है अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हो, ठीक है, अच्छे से वर्क नहीं की हो. वो मेजर रीजन रहा था कि जो अमेजोन फायर का डिस्ट्रक्शन हुआ. आई होप पूरा पैराग्राफ आपने रीड किया था, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं वो अब आपको समझ आ गए हैं, ठीक है. पहला वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताता है कि कैसे न्यू दिल्ली भी स्ट्राइव कर रहा है कि बाकी सारी कंट्रीज से रिलेशंस अच्छे हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज से अगर अच्छे रिलेशंस होते हैं तो अपन को फायदा होता है. कभी सिक्योरिटी की फील्ड में फायदा हो जाता है, कभी हेल्थ केयर के फील्ड में फायदा हो जाता है, कभी टेक्नोलॉजी के फील्ड में फायदा हो जाता है, ठीक है, कभी डिफेंस के फील्ड में फायदा हो जाता है. सो आई होप इंटायर पैराग्राफ इज क्लियर टू यू, ठीक है. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट. चाइना वॉर, प्रेसिडेंट आए हमें बताए कि चाइना का जो राइज हो रहा है वो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्न का मैटर हो सकता है. दूसरी चीज कि हेल्थ केयर में ब्राजील एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी तो भी उसने अच्छा किया है. तीसरी चीज, अमेजोन फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन है उसका एक मेजर रीजन क्या है, वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है. 3 मेजर चीजें थी जो मैंने डिस्कस की हैं. आई कुड सी योर आंसर्स एंड ग्रेट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट जिन्होंने भी आंसर किया है. सो मूविंग ऑन टू द ऑप्शंस. आई होप पैराग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ था पर से. केरल वाला जैसे नहीं था जिसमें मतलब हर एक लाइन क्लियर समझ आ रही है, क्योंकि मोस्टली आई हैव फेल्ट माई सेल्फ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, ठीक है, या एकदम डीप फिलोसफी वाले टॉपिक्स, ठीक है, या कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हुए वाले टॉपिक्स. उसके जब पैसेजेस आते हैं तो क्योंकि अपन बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं उन टर्म्स से, तो अपन को थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, ठीक है. तो ये वाला हो सकता है उसकी लैंग्वेज उतनी क्लियर ना हो, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा. आई होप इट्स क्लियर. मूविंग ऑन टू द assumptions. Which of the following is the most logical and rational assumption? Uh, anyone want to speak something? I heard someone unmuted. Okay, got your answers. Which of is the most logical and rational assumption? अब इसमें देखना, जो अपन ने अप्रोच एक क्वेश्चन में की थी कि अगर अपन वन ऑप्शन को देख लेते हैं कि वो किस किस ऑप्शंस में है. फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1, अगर हमें ए बी सी ई में मिल रहा है और अगर ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, तो हमारा आंसर बहुत हद तक डी होने के चांस होते हैं, ठीक है. अपन ने कल डिस्कस किया था कि कैसे अपन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. इसमें वो नहीं फॉलो होगा, क्योंकि 1 2 जगह है और स्टेटमेंट 2 भी 2 जगह है और स्टेटमेंट 3 भी 2 जगह है. तो अपन को हर एक स्टेटमेंट पे थोड़ी सी फोकस करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको 3 पॉइंट जो मैंने पैराग्राफ के समझाए हैं वो क्लियर हैं तो आपको समझ आ गया होगा. पहला assumption says that India is lagging behind in sectors such as healthcare, organization, etc. ठीक है. अब ये बताओ, अपन ने ये जो एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मिस्टर बोल्सोनारो, just a second, this is an emerging economy that has implemented universal healthcare. वो आके हमारे इंडिया में आके या जहां भी वो आ रहे हैं वहां आके अगर अपनी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अपन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या अपन को एक सलाह सी दे रहे हैं कि, या एक तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई एमर्जिंग इकोनॉमी था ब्राजील, लेकिन तो भी उसने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है अपने हेल्थ केयर को, ठीक है. क्यों देंगे ऐसा मोटिवेशन? बिकॉज
इंडिया को जरूरत है हेल्थ केयर में थोड़ी सी इंप्रूव करने की। इंप्रूव कब होती हैं चीजें? जब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे होते हो, ठीक है? तो ऑप्शन जो वन है, सॉरी, स्टेटमेंट वन जो है वो परफेक्टली करेक्ट है कि इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये वाला इस लाइन से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए था जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है? तो आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू second statement, that is, Brazil has destroyed its rainforest in the Amazon basin. अब एक चीज देखना, ये तो अपन डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे। कैसे? जब लास्ट फिफ्थ लाइन पे देखो, आई वुड हाईलाइट फॉर यू, Mr. Bolsonaro has made deeply objectionable statements. This government is responsible for policy changes that have been caused extensive destruction of the Amazon forest. ठीक है? अब एक चीज समझना, गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट के सारे एक्शंस, उसके चाहे अच्छे एक्शंस हो या चाहे उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, पूरी की पूरी कंट्री को अपन लायबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है? क्योंकि जो पॉलिसी बनाई थी, किसने बनाई थी? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी वर्क नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? अमेजोन फॉरेस्ट पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट उसका उल्टा कह रहा है, जो अपन को फैक्ट्स में दिया है उसका जस्ट ऑपोजिट कह रहा है। तो अपन स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट अपन का कहता है पैराग्राफ से कि भाई जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई वो नहीं चली, इसलिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस मास डिस्ट्रक्शन के लिए। वहीं पे स्टेटमेंट टू आपका क्या कह रहा है? ब्राजील हैज डिस्ट्रॉयड इट्स रेन फॉरेस्ट इन द अमेजोन बेसिस। भाई ब्राजील एंटायरिटी में उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि डिस्ट्रक्ट कर दे, तो इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्डली रॉन्ग ऑप्शन है। Ma'am, I didn't get this one. Like here, the government represents the state itself, like the country, or rather, we can say. Okay. Right. Who's this? Avanti. ओके, आई गेट योर पॉइंट अवंती, कि यूजुअली अपन यही समझते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट या अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होती है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करना, प्रेसिडेंट भी अपन का जो कंट्री होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी फील्ड्स में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब मिस्टर बोल्सोनारो आके अपन को सीधे कह रहे हैं कि भाई ये जो अभी की गवर्नमेंट है, फोकस ऑन दिस वर्ड, दिस गवर्नमेंट, अभी की जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन को ये समझना है कि ऑथर इस चीज को एकदम डिस्क्रीट मान रहा है कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस थे वो अपन को ब्राजील के टर्म्स में इंटायरिटी में नहीं लेने हैं। ये वैलिड क्वेश्चन है जो तुम्हारा ये आया है कि भाई ब्राजील अपन को, अगर अपन अपने कॉमन सेंस से लगाएंगे तो अपन को यही लगेगा कि जो गवर्नमेंट होती है वही रिप्रेजेंटेटिव होती है किसी भी कंट्री की। लेकिन फोकसिंग ऑन द पॉइंट कि ऑथर ऑलरेडी ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट आके हमें भाई बता रहे हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बोला भी नहीं है तो अपन को ये समझना चाहिए कि कोई एक हायर अथॉरिटी ही आके अपन को इस चीज के बारे में ऐसे बताएगी ना। मिस्टर बोल्सोनारो आके ऐसा बोल रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज की वजह से गड़बड़ियां हुई हैं, ठीक है? तो एंटायरिटी में अपन ब्राजील को अपन वो नहीं समझेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। Yes, ma'am. Thank you. Okay, just don't forget to focus on this word, this government, ठीक है? Yes. Okay, now third statement is India is worried of China's rise. So this worry means, it doesn't mean कि भाई आप फाइट करने या किसी वॉर में जा रहे हो। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कुछ वर्ड्स अपन डायरेक्टली जो होते हैं ना उससे लिंक करने की कोशिश करते हैं कि वॉरी दिखा तो अपन या तो वरी से ले आएंगे या तो वॉर से ले आएंगे। तो यहाँ समझना, इंडिया वॉरी ऑफ चाइनीज राइज, यहाँ पे वॉरी का मतलब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतना छोटा सा सेंटेंस है, इसमें अगर अपन मतलब ही गलत समझ लिए तो अपन हो सकता है असम्पशन को ही एलिमिनेट कर दे। इंडिया वॉरी ऑफ चाइनीज राइज, आई होप सबको ही पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि कॉशियस है भाई, उसको पता है कि हो सकता है चांसेस कि चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो, ठीक है? और वही चीज आके उसको कौन समझा रहा है? मिस्टर बोल्सोनारो भी समझा रहे हैं। सो आई होप इट्स क्लियर कि 1 और 3 follows, so henceforth option C is correct. Is this question clear to you? This was a Yes. slightly complex question, not difficult per se, but slightly complex due to its
so many facts given in one single passage. ठीक है, अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल देना. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम इसका आंसर क्या होगा? किसका? जी क्वेश्चन का? क्रिकेट वाला. नो मैम, जो अभी हम लोग कर रहे थे. ओके ओके, सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली. ओके थैंक्स. ओके कूल. सो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं. बेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पैसेज या स्टिमुलस बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है. इसकी लैंग्वेज इट्स स्लाइटली वेरी सिमिलर टू केरल वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज. केरल वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी थी? एकदम जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं या नॉर्मल टर्म्स में डिस्कस करते हैं कोई पॉलिसी या कोई भी तरह का, जैसा भी अगर कोई पॉलिसी चेंजेस किए जा रहे हैं, वैसे लैंग्वेज इस क्वेश्चन की भी है. आपको अब एक चीज समझना होगा कि ओके, आंसर्स आई कुड सी. ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है, लेकिन आई होप कि सबने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा होगा. तो आई एम मूविंग कि कैसे इसको अप्रोच करना है. क्वेश्चन में क्या बताता है कि जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर प्रवीण कुमार था, तो उसने अभी कुछ दिन पहले ये अपना मतलब एक खुलासा किया या एक डिस्कशन सामने लाया या खुल के इस बारे में बताया कि कैसे वो डिप्रेशन से लड़ रहा था. ठीक है, डिप्रेशन से लड़ रहा था और उस न्यूज़पेपर ने जब रिपोर्ट किया तो उसने ये भी बताया कि पूरी स्टोरी एक तरह से बताई कि भाई 8 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ इंडियन टीम में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आया दिमाग में कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है. और अब इसको यूजुअल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस भी देखा होगा या कुछ भी. ठीक है, दो उसका रीजन अभी तक नहीं क्लियर है, बट इस वाले केस में पैसेज हर एक चीज क्लियर कर रहा है कि न्यूज़पेपर ने ये बताया कि जो प्रवीण कुमार है उसको डिप्रेशन हो रहा था और अभी उन्होंने खुल के बताया है. और ये भी बताया कि जो 8 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी एक रीजन था. और फिर कोई बहुत हार्श स्टेप उठाए उससे पहले उनको उनकी फैमिली याद आ गई और उन्होंने कोई ऐसा मेजर स्टेप नहीं उठाया. ठीक है, वैसे ही 2 मंथ्स अगो क्या कहते हैं अभिनव मुकुंद ने भी ऐसे कुछ डिस्कस किया कि कैसे मतलब बहुत दिक्कत जाती है ऐसे टाइप के प्रेशर को डील करने में. फिर जो फेमस क्रिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, ग्लैन मैक्सवेल और ये सब, ठीक है, उनके बारे में ऑथर अपन को समझाता है या मतलब ये नरेट करता है कि इन्होंने भी अपने बैटल या अपने जिस परेशानियों से ये जूझ रहे थे, जिस प्रेशर से ये जूझ रहे थे, उसके बारे में इन्होंने भी डिस्कस किया है. इसको हर कंट्री के लोग क्रिकेट को बहुत हाई लेवल पे मानते हैं. हाई लेवल एज इन बहुत बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं क्रिकेट से. ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए जब कोई प्लेयर स्ट्राइव करता है, कोई प्लेयर कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में ये भी रहता है कि भाई क्योंकि मैं क्रिकेटर एक अच्छा लेवल का बन जाऊंगा तो उसके बाद क्या कहते हैं मुझे लोग सुपर हीरो सा ट्रीट करने लगते हैं. ये नॉर्मल पूरा पैसेज यही कहना चाह रहा है कि किस तरह से क्रिकेट में प्रेशर बन रहा है. नॉन सिलेक्शन उसका एक रीजन भी है, ये सारी चीजें. फिर इसकी बात करता है कि भाई मतलब जब यहाँ पे लिखता है मोर देन अ सेंचुरी अगो ए स्टूडार्ट, इसके बारे में जब बताता है तो अपन को ये समझना है कि ये रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है डिप्रेशन की या पर से प्रेशर की. ये सेंचुरी पहले से भी चली आ रही है जिसमें ए स्टुडार्ट ने भी सुसाइड कमिट किया था. ठीक है, और वो भी क्रिकेटर थे. तो कहीं ना कहीं ऑथर क्या इंटेंशन बना रहा है, यहाँ पे लिंक करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे क्रिकेट एक रीजन रहा होगा मिस्टर स्टुडार्ट के भी सुसाइड करने का. ठीक है, और ऐसा ऑथर बताने के साथ साथ एक तरह से एक एविडेंस देता है अपन को. वो क्या एविडेंस देता है? जो वेरियस क्रिकेट मंथली या मैगजीन्स हैं उसमें उनके बारे में ऐसा डिस्कस किया गया है या उनके इंटरव्यूज पहले के दिए हुए हैं, ऐसा कुछ. ठीक है, फिर यही बात होती है कि अपन को जब अपन किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो ना सिर्फ
फिजिकली अपन को प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, बट मेंटल प्रेशर को भी झेलना आना चाहिए। मतलब मेंटल प्रेशर भी बहुत एक्सट्रीम होता है, इंक्लूडिंग दैट जेंडर्ड नोशंस कैसे पार्शियलिटी होती है वहां, अपन को ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर विमेन क्रिकेट टीम में जा रही है तो शायद उतना स्कोप ना मिले, ठीक है, जितना जितना एक्सपोजर एक मेन को मिलता है क्रिकेट टीम में जाने से। तो जेंडर्ड नोशन एंड स्क्यूड आइडियाज, मतलब स्क्यूड आइडियाज होते हैं यानी अनफेयर इम्पार्शियलिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है इस चीज में। पहला रीजन क्या हो गया, नॉन सिलेक्शन। दूसरा चीज इम्पार्शियलिटी, ठीक है, कि लोग जो अनफेयर तरीके से मतलब अनफेयर तरीके से आने की कोशिश करते हैं, या फॉर एग्जांपल जो सिलेक्शन पैनल है वो पर्टिकुलर किसी को फेवर कर रहा है और उसको ले आता है टीम में। तो ये सारे रीजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रीसेंट डिस्कशन हर जगह चल रहा है वो है नेपोटिज्म का, तो कहीं ना कहीं एक वही रीजन यहाँ पे भी बताया गया है। फिर उसके बाद इंटरव्यू बताया जा रहा है किसका, फ्रिथ का, और वो क्या कहते हैं, cricket has this dreadful hidden burden. It must now answer the very serious question of whether it gradually transforms. फिर उसके बाद बताता है कि जो पहले जो क्रिकेटर्स थे, जो पहले क्रिकेटर्स जो नए नए आते हैं, उनके दिमाग में ये बहुत ज्यादा कॉशन तो रहता ही है कि भाई हो सकता है कोई ऐसा इवेंट आए कि जिसमें मैं बिल्कुल ही ना खेल पाऊं और मेरा एकदम चांस ही खत्म हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे जब ये इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैन भी हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा पैराग्राफ समझ आ गया होगा कि ये पूरा कैसे डिप्रेशन, नेपोटिज्म, इम्पार्शियलिटी इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट के बारे में है। द स्पोर्टिंग कम्युनिटी मस्ट एक्नॉलेज द सीरियसनेस ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर वो एक तरह से रिकमेंड करते हैं कि भाई ये एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं रह गई है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, तो आपको इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर assumptions. आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू, समझ आ गया हो। ऑप्शन 1, AE stood out, was unable to cope up with the pressure of the game. देखो डायरेक्ट assumption है ये, ठीक है। अगर पूरा पैराग्राफ अपना डिप्रेशन के बारे में है, प्रेशर ना झेल पाने के बारे में है, क्रिकेट फील्ड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो न्यू प्लेयर्स हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं, या जो इवन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं, वो टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं। पूरा पैराग्राफ अगर इसके बारे में, और बीच में 2 लाइन लिखता है कि AE स्टुडार्ट की भी 100 सेंचुरी पहले डेथ हुई है, ऐसे ही, डेफिनेटली उससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं कि दिमाग में ऑथर जब ये पैसेज लिख रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई ये क्रिकेट का फील्ड है, इसमें जो हम लोग ने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की उसका एक एग्जाम्पल अपने पास है, और वो उसके दिमाग में क्या एग्जाम्पल है, AE स्टुडार्ट, कि उन्होंने भी he was unable to cope up with the pressure of the game, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। इसलिए वो डायरेक्ट लिंक बना रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि ऑप्शन 1 सही क्यों है? Yes. Okay. Second, cricketers need to perform well in the game to overcome mental health issues. कहीं भी ये डायरेक्टली मेंशन है क्या कि आपको क्या करना चाहिए ओवरकम करने के लिए ये प्रॉब्लम? आपको प्रेशर से या डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको कौन से सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए? कहीं पे भी मेंशन है क्या? नहीं। क्या ऑथर ने कहीं भी ये कोशिश की अपन को एक झलक देने की कि भाई हम अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम प्रेशर में जाएंगे ही नहीं? अगर ऐसा होता तो विराट कोहली का एग्जांपल वो क्यों देता? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। Yes, ma'am. अगर वो ऐसा उसको ये सॉल्यूशन देना ही होता तो फिर वो ऐसे विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, इन सबका एग्जांपल तो नहीं देता ना। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, दैट इज 1 ओनली। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Yes. ग्रेट, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स भी सही थे इस क्वेश्चन में। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Excuse me, दैट ma'am. इज, हाँ, हु इज दिस? Yeah, this is Vaman. But there is one line given in that particular paragraph where it is given that 1 minute, I'll tell you the line. Yes, ma'am. Actually, they have said that most sports struggle with reconciling the strong physicality of the game with what is essentially seen as weakness to cope up the pressure. Means physicality has been directly compared with the pressure which is exerted on them. So
it can be relevant ना कि they have to perform in order to reduce their stress. देखो, ये अपन एक assumption मान सकते हैं, लेकिन जो ये अपन को पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है बेटा, वो डायरेक्टली लिंक नहीं होगा. एक बार फिर से वो लाइन पे फोकस करो. मोस्ट स्पोर्ट्स स्ट्रगल विथ रिकंसाइलिंग द स्ट्रॉन्ग फिजिकलिटी ऑफ द गेम. ठीक है, with what is essentially seen as weakness to cope up with the pressure. Strong physicality से तुमने ये सही पॉइंट आउट किया कि वो परफॉर्मेंस से रिलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपन इसको एक डायरेक्ट अजम्पशन जो अपन कहते हैं, अगर वो मान के चलने लगे, क्रिकेटर्स नीड टू परफॉर्म वेल इन द गेम टू ओवरकम मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये जो स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपन के तरफ से भी अपन ने, देखो ये फिजिकलिटी वाली लाइन अपन ने समझी है, ठीक है, डायरेक्ट इसमें कोई इम्प्लीकेशन था क्या कि एक ये रीजन, डेफिनेटली एक रीजन है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या? ये तुम डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हो इसको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये तुमको लग रहा है ऑथर ने कहीं भी ऐसा इम्प्लाई करने की कोशिश की है क्या कि अगर ये एक रीजन है लेकिन इसका सॉल्यूशन भी यही हो सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसको एक चीज से देखो, ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात मान भी लेते हैं कि ऑथर इस वाली लाइन से अपन को ये समझाना तो हल्का फुल्का तो चाह ही रहा है कि क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है. यहाँ पे वर्ड है क्या? मोस्ट स्पोर्ट्स स्ट्रगल. ठीक है, मतलब बहुत लोग ऐसा भी फील करते हैं. ये नहीं बोला है कि ऑल, ये सारे लोगों की बात नहीं किया है, मोस्ट की बात किया है. प्लस जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वो बोल रहा है क्रिकेटर्स नीड टू एक्सर्ट सर्टेन डिग्री ऑफ अथॉरिटी, कि भाई तुमको ये करना ही पड़ा है. वो नेसेसिटी वाली पार्ट पे आ जाता है कि भाई क्रिकेटर्स नीड टू परफॉर्म, तभी ऐसा होगा. क्या ये ओनली सॉल्यूशन वाले फॉर्म में आ सकता है, या क्या यही सॉल्यूशन होगा आपको मेंटल हेल्थ इशू से डील करने के लिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. कि पैराग्राफ में एक जनरलाइज उसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके कारण से, इस कारण से ऐसा फील कर सकते हैं, लेकिन जो अपन का अजम्पशन है वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जा रहा है. और अपन हमेशा क्या करते हैं, एक्सट्रीम वाली चीजों को अपन एकदम एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे यूज होते हैं. तो आई होप आई एम क्लियर टू यू नाउ. Yes, ma'am. Thank you. Okay, great. So moving on to next question. I hope no other student has any doubt regarding this. No. No, ma'am. Great. Moving on to this question. ये क्वेश्चन बहुत इजी था. आई होप सबसे हो गया होगा. Particularly for this question, start giving your answers by the time I'll discuss this. ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है? फोटोशॉप के बारे में. ठीक है, फोटोशॉप इस समय फैशन फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. फोटोशॉप बेसिकली कि कैसे फोटो एडिट कर दी जाती है, फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं, चेंजेस कर दिए जाते हैं, ठीक है, ऑल्टर कर दिया जाता है ओरिजिनल फोटो को. तो उसके बारे में ये पूरा पैसेज है. इसमें ऑथर एक चीज बोलना चाह रहा है, इंटेंशन ऑफ फोटोग्राफर जो भी रहा, ठीक है, उनका ये इंटेंशन नहीं रहता, या उनको ये नहीं समझ आता कि व्यूअर्स पे इसका असर क्या पड़ रहा है. ठीक है, उनका इंटेंशन बस एक होता है कि आप अच्छे से अच्छी परफेक्ट बॉडी दिखाओ या परफेक्ट फोटोग्राफी दिखाओ, ताकि आपको जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले जब फेयर एंड लवली का नहीं चेंज हुआ था नाम वगैरह, या केस फाइल नहीं हुआ था, उसके पहले आपने ये देखा होगा कि फेयर एंड लवली में जितनी भी क्या कहते हैं विमेन आती थी, बहुत हद तक समझ आता था कि फिल्टर कर दिया जाता था उनका चेहरा. भाई किसी का चेहरा इतना फ्लॉलेस नहीं हो सकता ना, नहीं तो वो रियल चेहरा तो होएगा ही नहीं कि एकदम भी भाई एकदम कहते हैं कि एकदम बटर स्मूथ वाली स्किन हो किसी की. कुछ पोर्स होंगे, कुछ ओरिजिनल पोर्स होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो भाई ओरिजिनलिटी से बहुत दूर था. ठीक है, कैसे होता है ये सब? फोटोशॉप करने से. तो उसी लाइन पे ये पूरा पैराग्राफ को डिस्कस किया गया है कि कैसे फोटोग्राफर्स का इंटेंशन क्या है, प्रोडक्ट्स को सेल करना, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कैसे ये व्यूअर्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. फॉर एग्जांपल हम या तुम अगर उसको देखते हैं किसी भी ऐसे टाइप के एड को, फॉर एग्जांपल अगर किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो ऐसे एड्स को देखता है, तो उसको अपने बारे में कैसा फील होगा? नेगेटिव सा फील होगा कि भाई पूरी कंट्री
एक तरफ भले ब्लैक लाइव्स मैटर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है, दूसरी तरफ तो ये कोशिश की जा रही है ना कि कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए। डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को कोई इतना ज्यादा भाव नहीं देगा, इसलिए उसके लिए प्रोडक्ट्स लाए गए हैं, उसके लिए ब्यूटी क्रीम्स लाई गई हैं। ठीक है, अपन के दिमाग में भी ऐसे ही आता है, तो वही चीज ही डिस्कस कर रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है व्यूअर्स के दिमाग में। अब Photoshop editors and magazine photographers need to realize that they have real influence on what American thinks. उसका एक एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें इंडिया का दिया, वैसे ऑथर किसका देता है, अमेरिका का, जहां अमेरिका के लोगों को भी यही लगने लगा है कि कैसी परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, कैसे वो दिखने चाहिए, कौन सा कलर मैटर करता है, कौन सा कलर नहीं मैटर करता। अगर आप फ्लॉलेस स्किन के नहीं होंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फोटोग्राफर्स रियल इमेज नहीं दिखा रहे हैं, उसको एकदम उसमें प्राइमर लगा के उसको एकदम टोन्ड स्किन टोन का लेके आ रहे हैं या टोन्ड बॉडी का लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ही उसमें चेंजेस कर दे रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और ऑथर फिर यहाँ पे क्या कहता है, एक चीज पे फोकस करना जिससे आंसर भी निकल आएगा। फोटोग्राफर्स वाली लाइन से देखना, शुड एक्सेप्ट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो एक तरह से उनको एक गाइडेंस दे रहा है, उनको एक मोटिवेशन दे रहा है कि भाई अब फोटोग्राफर्स को एक अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, दे शुड। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि भाई वो करते हैं या कुछ, तो इससे अब आई होप हिंट लग गया होगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, फोटोग्राफर को क्या सजेस्ट कर रहा है कि दे शुड एक्सेप्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एग्जाम्पल कैसा आ रहा है जेंड्राया का, जेंड्राया मॉडल है और उसने मॉडलिंग की, उसकी फोटोग्राफ्स खींची, और फिर होता क्या है कि जब फाइनल उसको अपनी फोटोग्राफ दिखती है तो पता चलता है भाई इसमें तो बहुत मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं, बाल चेंज कर दिए गए हैं, बॉडी चेंज कर दी गई है, लिप्स में चेंज कर दिए गए हैं, मतलब जो ओरिजिनल था वो तो कुछ है ही नहीं गया। और फिर इससे लड़ने के लिए, इससे प्रोटेस्ट करने के लिए वो क्या करती है, वो एक चीज करती है, वो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है अपनी ओरिजिनल पिक जो उसके पास अनएडिटेड वर्जन में थी, प्लस अपनी नई वाली जो मतलब फोटोग्राफर्स ने उसको मैगजीन में छाप के दी है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जेंड्राया जो क्या कहते हैं बॉडी पॉजिटिविटी यानी जो आप जैसे हो, जैसे दिखते हो, आप उसी में कॉन्फिडेंट हो, आप उसी में खुश हो और उसी में पॉजिटिव रहना जानते हो। ठीक है, आपका कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हमें इस साइज का होना ही है या हमें ऐसा ही दिखना है। ठीक है, उसकी सपोर्टर है जेंड्राया कि आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। ठीक है, सो वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को हॉलीवुड में भी, और क्योंकि उसको पता है कि लोग मैगजीन में क्या देखते हैं और फिर उसके बाद कैसी कोशिश करने लगते हैं कि उनकी भी स्किन वैसी हो जाए, वो भी वैसे ही दिखने लगे, सब कुछ वैसा। ठीक है, और जबकि होता क्या है रियलिटी में, इट्स रियली हार्ड और नियरली टू इम्पॉसिबल टू मीट those criteria or those standards. I hope this entire paragraph is clear to you. Yes, it is. Okay, so I'll just quickly see the answers that you have given. Moving on to the assumptions, fairly clear है ये paragraph, तो option आ ये क्या होगा? The argument of the author depends on which of the following assumptions. पहला, the fashion industry uses Photoshop all its assignment, in all its assignment. मतलब फैशन इंडस्ट्री फोटोशॉप का यूज कर रही है जितने भी उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहला assumption ये कहता है। अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ध्यान देना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन स्टेम पढ़ने के बाद आप स्टिमुलस पे पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन स्टेम पे, फिर ऑप्शंस देखोगे। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से सारे ऑप्शंस भी देख लेना कि सारे ऑप्शंस क्या आपको कन्वे करना चाह रहे हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, द एडिटर रीटच हैज अ स्मॉल बट नॉट मेजर ramifications ऑन अ सोसाइटी। स्ट्रेट फॉरवर्डली गलत है क्योंकि पैसेज में सीधे ही बोल रहा है कि सीरियस ramifications होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की किसी लाइन पे लिखा है, अच्छा ramification यानी क्या होता है, अनवांटेड या अनकॉल्ड फॉर कॉन्सिक्वेंस किसी भी एक्शन का। ठीक है, जो हम नहीं चाहते कि हम अगर कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका इफेक्ट ऐसा हो। ठीक है, वो होता है ramifications। तो पैराग्राफ में कैसा बोल रहा है, सीरियस ramification,
बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, retouch has a small but not major ramifications on our society. तो क्लियर है कि ये ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन सी, एडिटर्स टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू. ये क्या बोल रहा है कि भाई एडिटर्स लेते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी वो काम करते हैं. मैंने ऊपर ही तुम लोग को समझा दिया था पैराग्राफ में कि ऑथर एक सजेशन दे रहा है, एक गाइडेंस दे रहा है कि एडिटर्स शुड टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सी भी नहीं होगा. ऑप्शन डी, बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर नॉट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिस्कस. अब ये क्वेश्चन तुम कोशिश करो नेगेशन से करने की, मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को वैसे ही क्लियर हो चुका है कि पूरा पैराग्राफ अपन को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें कैसे फोटोशॉप वाली चीजों का कैसे बैड इम्पैक्ट हो रहा है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए. ठीक है, निगेशन से मैं इसलिए इस वाले क्वेश्चन को करा रही हूँ ताकि जो आगे आने वाले निगेशन वाले क्वेश्चन है वो थोड़ी इजी हो जाए. अब अगर ऐसा होता है, निगेशन वाली जो टेक्निक है वो क्या कहती है कि अगर आपका अजम्पशन सही है और उसको आप निगेट करते हो तो आपका जो पूरा पैसेज है वो ढह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब तुम इसको निगेट करो. बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिस्कस. अगर ऐसा है तब तो भाई हमारे तो पैसेज के कॉन्सोनेंस में चला गया ना. एम आई क्लियर? अगर कॉन्सोनेंस में चला गया इसका निगेशन वाला वर्जन, तो क्या ये हमारा ऑप्शन हो सकता है? नहीं. आई होप यहाँ पे निगेशन मेथड समझ आ गई हो. और ऑप्शन इसका ए है, द फैशन इंडस्ट्री यूजेस फोटोशॉप इन ऑल इट्स असाइनमेंट्स, क्योंकि इसीलिए तो भाई इतना बड़ा डिस्कशन किया जा रहा है. आई होप पूरा क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट तो बता देना. No, ma'am. निगेशन मेथड समझ आया? Yes. ओके, सो Ma'am, okay, is there someone? yes, ma'am. I'm Akanksha speaking. Uh-huh. Ma'am, why won't option C be the correct answer? Okay, Akanksha, this is directly applied the or stimulus of the question. जहाँ पे just see the can you see the highlighted portion? जहाँ पे ऑथर Yes, बोल रहा ma'am. है, इसको थोड़ी इंग्लिश के उससे इंग्लिश की अप्रोच से देखना. ठीक है, ऑथर बोल रहा है कि एडिटर्स या मैगजीन फोटोग्राफर्स शुड एक्सेप्ट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है दे शुड एक्सेप्ट. ऑथर ऐसा क्यों बोलेगा? अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे तभी ऐसा उसको उनको सजेस्ट करेगा ना. ठीक है, ऑप्शन सी बोलता है कि एडिटर्स टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बोल रहा है कि एडिटर्स तो लेते हैं और ऑथर क्या कह रहा है, उनको लेना चाहिए. और वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अभी तक नहीं ले रहे हैं. तो ये एकदम उल्टा है assumption से, एकदम उल्टा है पैसेज से ये वाला assumption, तो इसलिए ये गलत है. Did you get it, Akansha? Yes, ma'am. Okay. So shall we move on to next question? So this question, I'll give you the answer key of this question, but as of now, I think I should give this question for you to do as a homework. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 is your homework to do. अगर इसकी कोई दिक्कत आती है तो we can clear it in some other doubt session, or apart I will at least provide you with this with the answer key of this question, because I feel ये बहुत easy question है और अभी तक इतना समझने में तुम लोग ये वाला question तो कर ही लोगे सीधे. ठीक है, so we are skipping question 6 and question 6 is your homework, so positively do it. It will be a huge help for you. So moving on to our next question, that is slightly a simpler one, I guess. तो इसको फोकस करना. इंडिया का रोल बता रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेटस है इंडिया का, ठीक है, वो किससे बना है? मतलब उसका जो अपन कहते हैं ना कि अपन का जो स्टैंडर्ड बनता है सोसाइटी में, वो किससे बनता है? अपन के बिहेवियर से, नेचर से. वैसे ही किसी कंट्री का स्टेटस बनने का रीजन यहाँ पे बता रहा है. वो क्या है?
ये नहीं है कि हमने इतने लड़ाइयाँ लड़ी हैं या इतने वॉर्स लड़े हैं या वॉर लड़े हैं तो उसके आउटकम के कारण हमारा स्टेटस ऑटोमेटिकली बन गया है, ऐसा नहीं है। क्या है? अपनी जो हिस्ट्री है, ठीक है, जिस तरह से अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल स्टेटस अपना बनाने में, ठीक है, इंडियाज रोल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है। पहला लाइन ये है। अब इसका एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर हमें क्या समझा रहा है? भाई जब हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे, हम किसके अंदर थे? ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे। तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर होते हुए भी हम एक अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस दुनिया को प्रूव कर पाए थे। वो कैसे था? जब लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस आपको अच्छे से पता होगा कि ये एक तरह से प्रीवियस वर्जन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस में भी हम एक फाउंडर मेंबर थे। भले उस टाइम पे हमारा मेजर कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन जब लीग ऑफ नेशंस बन रहा था तो हम एक सेपरेट एंटिटी के रूप में वहां पे आए थे और उसका फाउंडेशन किया था, ठीक है। सेम किस तरह से? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, ठीक है। और हमने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दुनिया के सामने प्रूव किया था ऐसा करके, ठीक है, इवन बिफोर अपनी इंडिपेंडेंस। उसके बाद बोलता है ड्यूरिंग द डेज ऑफ द लीग व्हेन इंडियाज इंटरेस्ट्स वेयर अफेक्टेड। अच्छा, ना सिर्फ अपन ने सेपरेट एंटिटी बन के उसका फाउंडेशन करने में हेल्प की, बल्कि जो अपन के यहाँ के इंडियन डेलीगेट्स थे, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते थे अपने कंट्री का, या वहां बहुत स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस रखते थे। कहाँ? लीग ऑफ नेशंस में, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इवन जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, वहां कैसा होता था? वो जाते थे, अगर इंडिया को किसी भी तरह की पार्शियलिटी झेलनी पड़े या कोई भी अनफेयर मीन्स से उसका ट्रेड में या उसके कोई भी ऐसे सेल्फ इंटरेस्ट को, इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट को अगर आग लगाने की कोशिश की जाए, उसका सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, तो ये जो सारे इंडियन डेलीगेट्स थे वो बहुत स्ट्रांगली क्या करते थे? इसका स्टैंड लेते थे और कोशिश करते थे कि इंडिया को उसका जो राइट है वो मिल जाए। ना सिर्फ ये, जो इंडियन डेलीगेट्स थे वो इतने स्ट्रांग थे कि वो एक चीज और करते थे। लोग चाहते थे कि भाई ये सिर्फ अपने कंट्री का नहीं देखते हैं कि भाई हमारी कंट्री है तो अगर हमारे कंट्री का इंटरेस्ट है तो हम सिर्फ इंडिया 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 के पीछे ही लगे रहेंगे। वो इतने फेयर और इम्पार्शियल थे कि वो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रिटिश और अर्स्टवाइल यूएसएसआर अगर फॉर एग्जाम्पल लड़ाई कर रहा है, ठीक है, तो इंडियन डेलीगेट्स की बहुत डिमांड रहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये अगर कोई भी डिसीजन लेंगे या कोई भी अपना ओपिनियन या सजेशन रखेंगे तो वो बहुत फेयर तरीके से रखेंगे। ऐसा नहीं रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका या ब्रिटिश को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर जाए और यूएसएसआर को एकदम अलग उसके अगेंस्ट में चले जाए, ठीक है। तो हर कंट्री बहुत ही ज्यादा इनको मानती थी, इनके फेयर होने वाले नेचर और इम्पार्शियलिटी वाले नेचर की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारी छोटे छोटे जितने अपन ने स्टेप्स लिए, चाहे लीग ऑफ नेशंस में सेपरेट एंटिटी बन के आना या इंडियन डेलीगेट्स का इस तरह से अपना बिहेवियर या नेचर से सबको इम्प्रेस करना या इतना हाई डिमांड में आना, ये सारे नेचर या ये सारे ट्रेट्स या ये सारी एक्टिविटीज, हमारे स्टेप्स जो थे वो कहाँ पे अपन को बाद में काम आए? यूनाइटेड नेशन जब बन रहा था 1945 में, तो हम उसके भी फाउंडिंग मेंबर बन गए, ठीक है, उसके भी फाउंडिंग मेंबर बन गए। और वो कब हुआ? बिफोर इंडिपेंडेंस, 1945 बिफोर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, moving on to the options are fairly clear. We need to modify our country according to the latest trends and circumstances to stand among the top players. पहली बात, इसको अपन दो तरीके से एकदम एलिमिनेट कर देंगे। पहला, पूरे पैसेज में अपन को ये चीज तो कह ही नहीं रहा है कि अभी के जो करंट टॉप प्लेयर वाले लोग हैं उनसे अपन को शोल्डर टू शोल्डर पे रहने के लिए अपन को लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं से भी कोई भी ये चीज दिमाग में आ रही है क्या?
नहीं। कुछ भी ऐसा है क्या पैसेज में? नहीं। तो क्या इस assumption का कोई लिंक बनेगा? नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्डली एलिमिनेट। दूसरा रीजन ये भी कि भाई ऑथर ने पहली लाइन में ही अपन को ये बता दिया है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर का रीजन तो उसने बताया है कि एक नहीं था, हिस्ट्री अपन का रीजन रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रहने का। तो थोड़ी बहुत अपन को एक आइडिया लग गया है कि ऑथर कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रहा है कि अपन करंट ट्रेंड्स के पीछे भागते रहें, क्योंकि वो हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया कि ये एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं। ऑप्शन बी, the assumption that when we know the real worth of a country, we win the battle then and there. कहाँ से पता चला ये? ठीक है, कि अगर हमें अपनी कंट्री की इंपॉर्टेंस पता है तो हम कोई भी बैटल जीत सकते हैं उसी वक्त। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ये। ठीक है, अगर अपन इंडियन डेलीगेट्स वाले से थोड़ी सी इसको लिंक करने की कोशिश भी करें तो क्या ये हो रहा है? नहीं। इंडियन डेलीगेट्स ठीक है इंपॉर्टेंट स्टैंड लेते थे, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते थे पर से, लेकिन ऐसा था क्या कि भाई उनको अपने कंट्री की इंपॉर्टेंस पता है तो अपन सारे युद्ध उन्होंने वहीं जीत लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट इंप्लीकेशन तो कहीं से भी नहीं हो रहा। ऑप्शन सी, the assumption that we should have genuine leaders in our country to be among the top most nations in the world. अब इसको देखना, यहाँ पे बात की गई है स्ट्रॉन्ग इंडियन डेलीगेट्स की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडियन डेलीगेट्स जो यूनाइटेड नेशन या लीग ऑफ नेशंस में थे वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट ऐसा कहीं पे हुआ क्या कि उनकी वजह से सीधे अपन को इंडिपेंडेंस ही मिल गई? ठीक है, या उनकी वजह से अपन को एकदम टॉप रैंकिंग ही मिल गई? अगर ऐसा ही होता तो शायद वीटो पावर आज इंडिया की वजह से इंडिया के पास भी होता ना। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, पर नहीं है। ठीक है, तो ये अगर अपन डायरेक्ट उससे पैसेज से समझने की कोशिश करें कि भाई अगर टॉप लीडर्स हैं अपने पास, सच्चे टॉप लीडर्स हैं अपने पास, तो टॉप मोस्ट नेशंस में अपन आ सकते हैं। पहली बात, पैसेज से ये कहीं से नहीं आ रहा। अगर थोड़ी बहुत लिंक करने की कोशिश करें तो अपन के पास उल्टे एग्जाम्पल ज्यादा भरे पड़े हैं। ठीक है, कि इंडियन डेलीगेट्स का अपन का कोई भी लिंक बैठाया नहीं है टॉप पे आने से। ठीक है, उनका पर्सनल इम्पार्शियल नेचर की तारीफ की गई है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आई होप कि ऑप्शन सी क्यों नहीं है वो भी क्लियर है। मूविंग ऑन टू ऑप्शन डी, the assumption that small beginnings give way to India's later entry into the United Nations in 1945 again as a founder member before independence. ये अपन को imply भी हो रहा है। These were the small beginnings of India's later entry into the, ये already लिखा हुआ है। देखो, अब एक बात समझो, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या किया था कि जो डायरेक्ट फैक्ट में लिखा है और अगर वही सेम टू सेम चीज assumption में लिखी है तो अपन ने वो assumption को एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, समझ आ रहा है? मेरी वो बातें याद आ रही होंगी कि assumption में अगर वही चीज दिख रही है और वही चीज अगर आपको एविडेंस में दिख रही तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक, तो अपन उसको एलिमिनेट कर रहे थे। पर यहाँ एक चीज समझो, पूरा पैराग्राफ इंटेंड क्या कर रहा है, क्या सोच के ऑथर ने लिखा है कि छोटे छोटे स्टेप्स जो इंडिया ने लिए थे या जो इंडिया की तरफ से हुए थे उसकी वजह से क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में भी फाउंडिंग मेंबर के तौर पे अपन आ पाए। ठीक है, वो उसका रीजन था स्मॉल स्मॉल स्टेप। ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन डी। डू यू गेट माय पॉइंट? कि इस केस में अपन ने वो वाला जो अपन का रूल जो अपन यूज कर रहे थे वो क्यों नहीं इस बार हो रहा है और ऑप्शन डी अपन इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? Ma'am, I didn't get it properly. Oh, who's this? Avanti. ओके अवंती, अभी तक मैं क्या समझाया था बाकी सारे क्वेश्चंस में कि अगर कोई चीज फैक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखी है और वही चीज अजम्पशन में भी लिखी है तो अपन के दिमाग में क्या आ रहा था, जो मैंने एक रूल समझाया था कि भाई जो चीज लिखी है वही अपन चीज हिडन अजम्पशन में तो अपन अज्यूम करके नहीं चलेंगे ना कि लिखी भी और हम सोच रहे हैं कि नहीं ऑथर हो सकता है बता नहीं रहा है लेकिन सोच भी यही रहा है, वही असम्पशन होता है। ठीक है, तो अपन ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अपन ऑप्शन डी, इवन दो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं मेंशन्ड है पैराग्राफ में, लेकिन उसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि बाकी तीन ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, और बाकी तीन अगर हो ही नहीं सकते तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ।
So can we say that we are choosing this option by elimination method and we don't have any other option rather Exactly, that's my point. Had it been the case कि और कोई अपन के पास इससे बेटर ऑप्शन होता तो अपन इसको अभी एलिमिनेट कर देते, जैसे अपन ने बाकी क्वेश्चंस में किया था. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में तुम ये भी समझना, ये जो ऑप्शन डी है ये गलत कहीं से नहीं है. मतलब स्टेटमेंट को देखना, ये स्टेटमेंट क्या गलत है? नहीं, यही चीज तो इंटेंशन था अपन का, मतलब ऑथर का अपन को समझाने वाला. ठीक है, तो ऑथर का इंटेंशन की अगर उससे जाए, जो अपन को वो पैसेज के थ्रू समझा रहा है, वही चीज असम्पशन में लिखी हुई है, तो इसलिए अपन इसको सही मान रहे हैं. ठीक है, yes ma'am. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देखते जाओ. So quickly put up your answers for this question as well. By the time I'll explain कि इसमें कैसे करना है. Okay, so considering कि जो लास्ट आंसर आ रहा है सबका वो सही है, लास्ट आंसर एज इन बहुत सारे लोग दो बार आंसर दिए हैं, तो आई होप जो सेकेंड टाइम पे आया है वो सही आंसर है. तो ये समझना, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ क्राइम्स इन सिटी वाई द सिटीज पुलिस कमिश्नर प्रपोज टेकिंग. देखो, सिटी वाई में बहुत ज्यादा क्राइम था, तो सिटी पुलिस कमिश्नर ने क्या डिसाइड किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कम क्राइम है वहां से अपन थोड़ी सी पुलिस ऑफिसर्स उठा के उनको कहाँ ट्रांसफर कर दें, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं. ठीक है, जहाँ का क्राइम रेट थोड़ी ज्यादा है. ठीक, क्लियर है? फैक्ट बहुत इजी है, तो इसमें इतना मेरे ख्याल से टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए. अब वो बोल रहा है कि जो ये प्रपोजल है सिटी पुलिस कमिश्नर का, वो किस पे बेस्ड है? वाई की क्राइम डेटा पे. ठीक है, जिस पे क्या हो रहा है, क्राइम डेटा, जो सिटी वाई की क्राइम डेटा है उसमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्राइम रिड्यूस हो जाता है अगर वहां पे एडिशनल पुलिस फोर्स को अपन लगा दें. ठीक है, ये कहाँ से इसको आइडिया कहाँ से आया ऐसा प्रपोजल देने का? इस वाली क्राइम डेटा से. ठीक है, so the police commissioner proposal depends on which of the following assumptions. I hope paragraph is clear to you. अब हम assumptions पे जाएंगे. ऑप्शन ए समझना, City X experienced a drastic reduction in crime after implementing a proposal similar to that proposed by the police commissioner of City Y. ठीक है, हो सकता है ऐसा, पर भाई सिटी एक्स की जानकारी कहाँ से आई है अपने पास? कहीं से नहीं, एकदम आउट ऑफ द ब्लू. क्या हम ऐसा करेंगे क्या कि हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल नागपुर की और हम बोलने लगे कि क्योंकि ऑथर के दिमाग में चल रहा होगा कि इंदौर में भी हमने ऐसा किया था तो काम हो गया था, इसलिए हम नागपुर में भी यही अप्लाई कर दें. जब तक इंदौर की कोई डिटेल्स हमारे पास पैसेज में नहीं दी रहेंगी तो क्या हम उसे यूज करेंगे? नहीं. तो ऑप्शन ए eliminate. Option B, the severity of crimes committed in any district of the city decreases when additional police officers are moved into the district. अब इसमें एक वर्ड है severity. क्या हम इस चीज को देख रहे हैं कि किस नेचर का क्राइम हो रहा है, किस डिग्री का क्राइम हो रहा है? नहीं, पूरे पैसेज में ये बात की गई कि क्राइम रेट कम हो जाएगा. क्या ये बात हुई कि भाई ज्यादा डिग्री वाला क्राइम फॉर एग्जांपल मर्डर कम हो जाएंगे, या कम डिग्री वाला क्राइम फॉर एग्जांपल थेफ्ट वो कम हो जाएगा? ऐसा कुछ भी हमने डेटा दिया क्या? नहीं, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा है जो हमें डिग्री के बारे में जानकारी दे. तो सिवियरिटी ऑफ क्राइम वाले पॉइंट को भी अपन एलिमिनेट करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. Yes. ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत क्यों है? देखो, पहली नजर में अगर तुम धोखे से भी ये सिवियरिटी ऑफ क्राइम्स को मिस कर दिए तो आप गलत ऑप्शन लगा दोगे. ठीक है, कि भाई एडिशनल पुलिस ऑफिसर लगाने से हमारा काम हो जाने वाला है. सिवियरिटी ऑफ क्राइम में कोई चेंज के बारे में पता ही नहीं है हमें, हम खुद से कुछ एज्यूम नहीं करेंगे. ठीक, ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड इन ऑल हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिटी वाई is more than tripled the numbers of crimes committed in all low crime districts of city Y. कहीं से भी क्या स्टैटिस्टिक्स पता है तुम्हें? नहीं ना.
पैसेज कुछ भी बताया कि डबल है, ट्रिपल है, या 4 टाइम्स है या 5 टाइम्स है क्राइम का रेट, कुछ भी नहीं। ये तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन ही अपन को सीधे लाके पकड़ा दे रहा है, ठीक। तो ये वाला भी ऑप्शन अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। Yes. अब आता है ऑप्शन डी, देयर आर मोर लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स देन हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स इन सिटी वाइड। क्या ये भी कहीं से पता चल रहा है कि लो क्राइम वाली डिस्ट्रिक्ट या हाई क्राइम वाली डिस्ट्रिक्ट के नंबर में कैसा है, कौन ज्यादा नंबर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कम नंबर? क्या अपन को कोई भी ऐसा डेटा प्रोवाइड किया गया है? नहीं। क्या कोई भी ऐसे स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है? नहीं। क्या अपन को अपनी नॉलेज लगानी है? नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी एलिमिनेट। एलिमिनेशन से ही पता चल गया है कि ऑप्शन ई अपन का सही आंसर है। अब एक बार उस पर थोड़ी सी फोकस करना। Districts of the city from which police officers are removed do not experience significant crime increases shortly after the removal of those officers. We'll use negation method here. Negation का मैं बार बार इसलिए यूज करा रही हूँ क्योंकि आपको क्लैट में काम आएगा। कुछ नहीं तो अगर आप सारे ऑप्शंस में निगेशन लगा दोगे ना, जिस अजम्पशन पे निगेशन लगाने के बाद पूरा आर्गुमेंट ही आपका मतलब स्टैंड ना कर पाए, तो वही अजम्पशन करेक्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट रिजॉर्ट तो आपका निगेशन डेफिनेटली बचेगा, ठीक। ऑप्शन ई में निगेशन लगाओ। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है कि हमारे ऐसा करने से मतलब लो क्राइम वाले डिस्ट्रिक्ट से अगर हम पुलिस ऑफिसर्स को उठा के हाई क्राइम वाले डिस्ट्रिक्ट पे डाल देते हैं, तो जो लो क्राइम वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ही बहुत कम टाइम में क्राइम रेट बढ़ने लगे कि पुलिस ऑफिसर हटाया और क्राइम रेट बढ़ा, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ऑप्शन ई, निगेट करो। नहीं, हम पुलिस ऑफिसर्स को जैसे ही हटाएंगे बहुत कम टाइम के अंदर क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा अजम्पशन दिमाग में होता पुलिस कमिश्नर के, तो भाई वो ऐसा चीज क्यों सजेस्ट करता, ऐसा प्रपोजल क्यों देता, ठीक है। मतलब वो खुद ही सोचो ना कि लो क्राइम वाले एरिया से निकाल के हाई क्राइम वाले एरिया में डाल रहा है, और उसको जबकि एक तरफ दिमाग में पता है कि नहीं भाई लो क्राइम वाले एरिया में बहुत ज्यादा क्राइम होने लगेंगे, फिर से एक नई मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। तो वो मुसीबत मोड़ने से अच्छा ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि एक का सोल्यूशन निकालने के लिए अपन दूसरी चीज को बर्बाद करें, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया हो कि ऑप्शन ई सही क्यों है। फिर से ये थोड़ी सी कैसा क्वेश्चन है, कॉन्वर्सेशन वाला। अर्लियर आई थॉट कि मैं इसको होमवर्क के लिए दूंगी, बट आई फेल्ट कि ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे ही नंबर्स दिखने लगते हैं, परसेंटेज दिखने लगते हैं, कोई भी डेटा ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, तो यूजुअली क्या होता है कि पहले ही डर लगने लगता है कि भाई ये कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। इसलिए बेटर कि अभी हम इस वाले क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। दो जन की बात हो रही है, एंटनी और ल्यूसी, ठीक है। एंटनी क्या बता रहा है कि एक बहुत ही शॉकिंग वाली फैक्ट अपन की नजर में आई है। वो क्या है? 19 इयर्स से जो कम वाले चिल्ड्रन हैं, वो कैसा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो हैं वो ज्यादा यूज करने लगे हैं लास्ट 4 इयर्स में, ठीक है। और इस वाला ये जो बढ़ने का रेट है वो कितना है? 73%, ठीक है। ये इवन किससे ज्यादा है? 73% वाला जो ये डेटा है ये किससे ज्यादा है? एडल्ट का रेट बढ़ने में। मतलब जितने जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडल्ट्स एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज करते हैं अभी 100, ठीक है, पिछले साल वो करते थे 50, ठीक है। रेट बढ़ा, उन्होंने डबल यूसेज कर दिया है इस बार। अब सोचो अभी यूज करते हैं, क्या कहते हैं, पिछले साल जो चिल्ड्रन भी थे वो भी कितना यूज करते थे? 50, लेकिन इस साल कितना यूज करने लगे हैं? 125, ठीक है। रेट बढ़ा, रेट किससे ज्यादा है? एडल्ट के कंपैरिजन में चिल्ड्रन का रेट ज्यादा है, ठीक है। और ये डेटा किस पीरियड का है? लास्ट 4 इयर्स के पीरियड का है। तो इसका कॉन्वर्सेशन में रिप्लाई लूसी क्या देता है? लेकिन अभी जो उसने एक अलग से डेटा भी प्रोवाइड किया कि 1000 लोगों में 11 एडल्ट्स इसका यूज करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग, लेकिन वो क्या है? वो
नॉर्मल है। फिर वो बताता है लेकिन एडल्ट भले 11 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो 6.6 ही है, जो हर 1000 में से 6.6 लोग ही एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंटी अपन को इंक्रीज रेट बता रहा है। ठीक है, एंटनी अपन को परसेंटेज में बता रहा है, अपन को रेट बता रहा है। ठीक है, ल्यूसी 1000 में से नंबर्स बताने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब लूसी का आर्गुमेंट अपन को समझना है कि वो क्या अज्यूम कर। नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज आर रेयरली एक्सीडेड। क्या वो ऐसा अज्यूम कर रहा है? ये कहीं से भी अपन क्या डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है कि कहीं से भी ये चीज अपन को पता चल रही है क्या कि अगर नॉर्मल लेवल पे यूज किया जाए, या अभी करंट स्टेट में अगर जैसे नॉर्मल लेवल पे सारे जो एडल्ट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो ऐसे एक्सीड करेगा उनका नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा अपन को अवेलेबल ही नहीं है कि नॉर्मल लेवल पे यूज करने से ये बहुत रेयर चांस है कि इसका रेट बढ़े, तो ये अपन इसको हटा देंगे। ऑप्शन बी, the percentage of adults taking antipsychotic medication is always higher than the percentage of children on such medication. क्या कोई भी डेटा ऐसा अवेलेबल है जिससे अपन ये इन्फो कर सके कि लूसी ऐसा अज्यूम करा रहा है? नहीं। ठीक है, जब भी अपन को कोई परसेंटेज की बात करनी होगी तो अपन को थोड़ी एक इनफ डेटा भी चाहिए होगा। सिर्फ उसने बोल दिया कि 1000 में से 11 लोग एडल्ट में यूज करते हैं और 1000 में से 6.6 लोग यूज करते हैं चिल्ड्रन में, ये इनफ डेटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल एट द करंट रेट। ठीक है, और पूरा पैसेज को अगर इन कॉन्सोनेंट्स आप देखो तो वो किस बारे में है? रेट के बारे में, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। प्रेजेंट रेट की बात ऐसे नहीं कर रहा है। तो लूसी का अजम्पशन क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि एक तो पहली बात वो डायरेक्टली इम्प्लाई नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज ये बहुत दूर का ऐसा अजम्पशन सा हो जाएगा। ठीक है, कि परसेंटेज भी हम मान के चल रहे हैं कि चलो ठीक है ऐसे ही हो रहा है। ठीक, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नंबर्स का यूज है। नो मैम। ठीक है, आई होप नहीं है। ऑप्शन सी, the use of antipsychotic medicine in children is no different from the use of such medications in adults. अब ये समझना, करेक्ट आंसर यही है। कैसे? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है यही वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या किसी का ऑप्शन सी था? पहले आप आई गेस अपन डी और ई डिस्कस करते हैं, फिर समझना सी क्यों नहीं है, ज्यादा क्लियर होगा। डी, एंटनी इज नॉट कंसाइजली डिस्टॉर्टिंग द स्टैटिस्टिक्स ही रिप्रेजेंट्स। भाई अपन को ये नहीं समझना है कि ल्यूसी ने उसके रिप्लाई में ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर्स क्यों दिए हैं या ऐसे फिगर्स क्यों दिए हैं कि ल्यूसी को लगता है कि भाई जो उसने डेटा दिया है एंटनी ने वो अच्छे से समझाया नहीं है, या ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है लूसी का। अगर ऐसा इंटेंशन होता तो उसको वो क्या रिप्लाई बोलता कि भाई थोड़ी और क्लैरिफाई करो और डिस्टॉर्ट करो और सेपरेट करके समझाओ। ठीक है, ऐसा बोलता है ना, वो अलग से एक डेटा क्यों देता? ऑप्शन डी इसलिए एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन ई क्यों नहीं है? बहुत लोगों ने ई मार्क किया है, समझो ई क्यों नहीं है। A rapid increase in the number of children taking antipsychotic drugs generates more fear of random violence by adolescents than does knowledge of the absolute number of children on such medications. ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन और फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर दिया गया है, वो है रैंडम वायलेंस बाय एडोलेसेंट्स। पहली बात, वायलेंस की बात अपन को पैसेज में नहीं दी गई है। ठीक है, हो सकता है अपन को कॉमन सेंस के हिसाब से पता हो, या हो सकता है अपन इससे कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोटिक वाली प्रॉब्लम्स बताई जा रही है तो वायलेंस एक उसका सिम्टम होता है, वायलेंट हो जाना या ऐसा कुछ, तो इसको अपन इन्फर कर लें। लेकिन पैसेज से क्या डायरेक्टली अपन इन्फर कर पा रहे हैं? नहीं, अपना अजम्पशन नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड्स ही यूज कर रहा है, अपन को मतलब सोचो पूरा अजम्पशन समझने की कोशिश भी नहीं करनी है, ये सिर्फ कुछ वर्ड्स देख के ही एलिमिनेट हो जा रहा है। एक तो एडोलेसेंस का इसने आइडिया देने लगा है, ठीक है, जो पैसेज में कहीं बात ही नहीं कही है। एडल्ट्स और सिर्फ किसकी बात की गई है? एडल्ट्स और चिल्ड्रन की बात की गई है। ठीक है, अब देखो
ये भी तुमने एलिमिनेशन मेथड से तो कर ही लिया होगा सॉल्व कि ए बी डी ई है ही नहीं, तो ऑप्शन बचता है सी। ठीक है, अब सी वाले assumption को ध्यान से पढ़ना। थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि भाई यार ये डायरेक्टली तो कहीं से इम्प्लाई नहीं करता हुआ लग रहा है, डायरेक्टली assumption तो लग ही नहीं रहा है, पर ऐसा क्यों, हमें assumption सी अब क्यों मार्क करें? ठीक है, इससे तो बेटर है कि हम ऑप्शन ई मार्क करें जिसमें हम अपना assumption लगा रहे हैं। नहीं करना है। ऑप्शन सी कैसे है समझो। The use of antipsychotic medication in children is no different from the use of such medications. लूसी ने जब ये अपन को आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो एडल्ट का रेट है 11 पर 1000 में से वो नॉर्मल रेट है। ठीक है, फिर उसके बाद ही वो क्या कंपेयर करके अपन को एक रेट देता है चिल्ड्रन का 6.6 थाउजेंड में। ठीक है, उससे वो क्या समझाना चाह रहा है कि चिल्ड्रन और एडल्ट जिस तरह से इस मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं वो तो भाई सिमिलर है। रेट का ही उसने बात की, मतलब जो भी एंटनी और लूसी ने फोकस किया वो किस पे किया, रेट पे फोकस किया। ठीक है, उसने ये अज्यूम कर लिया लूसी ने कि जो यूज है मेडिकेशन का वो जैसा एडल्ट्स में है वैसा ही चिल्ड्रन में है, तभी वो एक कॉमन टाइप का कंपैरिजन अपन को उसके स्टेटमेंट में दे रहा है। एम आई क्लियर? Yes. ओके, एक बार फिर से रिइटरेट करती हूँ क्योंकि आई फील कि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लूसी का स्टेटमेंट देखना, बाकी तो कैसे एलिमिनेट हुआ वो अपन समझ गए हैं। लूसी का एग्जांपल देखना, उसने दो फिगर्स दिए, एक 11 बाय 1000, एक 6.6 बाय 1000। ठीक है, वो ऐसा कब करेगा, दो चीजों को वो कंपेयर कब करेगा? अपन भी दो चीजों को कब कंपेयर करते हैं, जब अपन समझते हैं कि वो एंटिटी सेम है। क्या तुम जैसे अपन बचपन में ही पढ़ते थे कि 3 एप्पल को क्या 5 मैंगो से जोड़ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एंटिटी ही अलग अलग है ना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन दे रहा है एडल्ट के यूज करने वाले नंबर पे और चिल्ड्रन के यूज करने वाले नंबर पे, तो वो एटलीस्ट एक कॉमन चीज तो समझेगा उसमें। वो कॉमन चीज क्या है कि उनका जो यूज है, टाइप ऑफ यूज है, वो सिमिलर है, वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसलिए सही हो रहा है। थोड़ी सी दिमाग वाला था इसलिए शायद ये आंसर नहीं आया किसी का, लेकिन अब समझ गए हो। द यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इन चिल्ड्रन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द यूज ऑफ सच मेडिकेशन इन एडल्ट्स। नेगेट करके देखना। अगर उसको लगता होगा कि भाई डिफरेंट यूजेस होते हैं, कि अगर मैं XYZ के लिए मैं यूज करती हूँ एडल्ट होके, तो मैं ABC रीजंस की वजह से यूज करूंगी इसको चिल्ड्रन होके। ठीक है, अगर ऐसे अलग रीजंस हैं तो अपन कंपैरिजन क्यों करेंगे वहां पे? ठीक है, जैसे ही ये निगेट करते हैं तो ये स्टैंड नहीं करेगा। आई होप इस क्वेश्चन में निगेशन का सबसे बेस्ट यूज समझ आ गया होगा। Is this question clear? Anyone is having doubt? Then for this particular question, I would really wait because ये वाला बहुत ज़्यादा थोड़ी सी typical सा था, direct assumption नहीं है इसमें। Is it clear? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So let's continue with the next question. ये वाला question fairly easy है। Ergonomic Society की बात किया हुआ है, ठीक है? अब ये समझो कि ergonomic society क्या होती है। अगर नहीं भी समझ आएगा तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है क्योंकि ये इतना इजी सा है। एर्गोनॉमिक सोसाइटी ऐसी होती है जो मतलब पर्टिकुलरली आपके रहने वहने के तरीके को सबको एक बहुत ही मैनेज्ड तरीके से हर चीज चलता है उस सोसाइटी में। ठीक है, मीनिंग ना समझ आए ना समझो, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। अब एर्गोनॉमिक सोसाइटी में एक स्टडी हुई जिसमें पता चलता है कि एडल्टहुड आते आते सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, फिर वो बताती है कि इस स्टडी के दौरान हमें ये पता चला, इस स्टडी के दौरान हमें क्या पता चला कि जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव होता है एक मेडिकेशन का। जो ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है वो अगर हम अप्लाई करते हैं किस पे, ये उन एडल्ट्स पे जो जिन्हें सीवियर बैक पेन हो रहा है, तो उनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा है हमें। ये हमें कौन बता रहा है? एर्गोनॉमिक सोसाइटी की स्टडी बता रही है। ठीक है, इसलिए ऑथर उससे क्या कंक्लूड करता है? इसलिए उससे ऑथर ये कंक्लूड कर रहा है कि अगर
हमें अपने पॉपुलेशन में, हमारा जितना भी ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर हमें उसमें टारगेट करना है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हों ये ऐसे बैक पेन वाले, वो उनका नंबर कम हो, तो उन्हें हमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे देना चाहिए, जिन्हें ये बैक प्रॉब्लम्स जो बैक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। एम आई क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा है। आई डोंट थिंक कि इसमें भी कोई ऐसा जरूरी है कि मैं बहुत देर तक कंटिन्यू करूं इसको। आंसर्स इसके भी डाल देना, ठीक है। एक ही चीज, एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि जिसको सीवियर बैक पेन होता है उसको अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। इसलिए एक कंक्लूजन निकाल दिया ऑथर ने कि अगर अपने पॉपुलेशन में इन सीवियर बैक पेन वाले लोगों का नंबर अपन को कम रखना है, तो जिनको जिनको ये सीवियर बैक पेन हो रहा है उनको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। ये है अपन का पूरा स्टेटमेंट। Which of the following is an assumption on which the argument depends? पहला, any person who receives chiropractic treatment for back pain may also benefit from other forms of treatment. भाई ये तो अपन का पैसेज का मकसद ही खराब कर रहा है, ठीक है। ये तो एकदम उल्टा ही चला जा रहा है। फोकस अपन का है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट को कैसे अपन बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है। पहला असम्पशन उल्टा कह रहा है कि भाई जिनको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से फायदा मिल रहा है ना, उनको तो दूसरे ट्रीटमेंट से भी फायदा मिल ही जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये तो एक तरह से उसकी इंपॉर्टेंस ही कम कर दे रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 1 हट गया, ठीक है। मैं ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इस कारण से ये ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, large insurance carriers over chiropractic care for back problems to a lesser degree than they do other medical treatments. इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से आई? कोई आइडिया नहीं। पेन की बात हुई, ट्रीटमेंट की बात हुई, नंबर्स की बात हुई कि कैसे कम हो रहा है, कैसे इंप्रूव हो रहा है। इंश्योरेंस नहीं, ठीक है। कोई भी लिंक ही नहीं है पैसेज और असम्पशन का, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया as an option 2. Move on to option 4. Chiropractic treatment is more effective in treating severe back problems when utilized over a long period of time as opposed to sporadically. Just a question. ड्यूरेशन की बात कहीं की गई थी क्या, कि कितने समय तक यूज करना है कि ठीक होंगे इस ट्रीटमेंट से? कि अगर ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए, ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा आराम मिलेगा, कम यूज करते हैं तो कम आराम मिलेगा। ये क्या कुछ भी पैसेज में बता रहा है? नहीं। तो फोर्थ एग्जाम्पल, इसका फोर्थ असम्पशन क्या हो गया? गलत। फिफ्थ, सिवियर बैक पेन एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफन कॉज इंडिविजुअल्स टू मिस वर्क डेज। ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमने अपना असम्पशन रखा है कि भाई जिस दिन बैक पेन होने लगता है उस दिन हम कॉलेज नहीं जाते, हम उस दिन स्कूल नहीं जाते, उस दिन हम ऑफिस नहीं जाते, ठीक है। ये तो अपना असम्पशन हो गया ना। ये ऑथर क्या कहीं से डिड्यूस करके उसकी सोच लग रही है क्या? नहीं, ठीक है, बहुत फार फेच्ड। ऑप्शन 3, which is the correct answer. Individuals who receive chiropractic or other treatment prior to developing severe back problems are not less likely to develop back pain than those who do not. अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, लास्ट लाइन पे फोकस करना। लास्ट लाइन क्या कर रही है? उन लोगों को ही ये ट्रीटमेंट देने की बात कर रही है जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं बैक प्रॉब्लम से, ठीक है। ये उन लोगों की बात की क्या कि लास्ट लाइन पे फोकस करना, ठीक है। उन लोगों की बात की क्या जिन्हें बैक प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है और फिर भी उन्हें हम ट्रीटमेंट देंगे ताकि उन्हें आगे कभी ट्रीटमेंट ना हो, आगे कभी ऐसी तकलीफ ना हो। ऐसे कुछ भी लास्ट लाइन हमें बता रही है क्या? नहीं, ठीक है। सो आई होप ये समझ आया हो लास्ट लाइन का सिग्निफिकेंस। अब ऑप्शन 3 देखो। Individuals who receive chiropractic or other treatment prior to developing severe back problems are not less likely to develop back pain than those who do not. ये assumption बोल क्या रहा है? इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है। मल्टीपल प्रपोजिशन एक साथ यूज कर लिए गए हैं, मल्टीपल कंजंक्शन एक साथ यूज कर लिए गए हैं।
ये यही बोल रहा है, फोकस यहां पे रखना, ठीक है। ये बोल क्या रहा है, ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें ये पहले से प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट अपन देते हैं तो हमें कोई डेटा नहीं पता है कि उनको फिर आगे ऐसा कोई दिक्कत हो ही ना, ठीक है। वो भी दे आर नॉट वेरी लेस लाइकली कि अब उन्हें नहीं होगा, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग में भी है कि उनको भी आगे जाके ऐसी हो सकती है। लेकिन जब हो जाए फिर उसके बाद अपन कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दें तो अपन को फायदा होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो ये एलिमिनेशन से अपन का चल गया था, ठीक है, कि 4 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, लेकिन 5वां क्यों है इसको समझना, क्योंकि हो सकता है ऐसा कभी केस बन जाए कि 5 ऑप्शंस ऐसे हो जाए, ठीक है। तो समझना है ये एक तरह से सपोर्ट में है। अपन का जो पैसेज है वो बात कर रहा है एडल्ट्स को उस टाइम पे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देने का जब उन्हें सीवियर बैक प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड वाला ऑप्शन भी एडल्ट्स पे ही फोकस कर रहा है जिनको सीवियर बैक पेन है, क्योंकि वो उस वाली चीज को हटा दिया कि भाई जिनको सीवियर बैक पेन नहीं है उनको अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या होगा, वो वाली पॉसिबिलिटी उसने हटा दी। तो एक तरह से वो उसके सपोर्ट में चला गया, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। किसी को डाउट है तो शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। अगर किसी को ये प्रीवियस वाला समझ नहीं आया है ऑप्शन 3 क्यों सही था तो पूछ लो। 11th नंबर का क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप के मतलब रीजनिंग पे बेस कर रहा है। Ma'am, can you please explain it again why option 3 was the right answer? ओके, who was this? Ma'am, Saundarya. देखो पहले सौंदर्य तुम पैसेज को पढ़ो, ठीक है। पैसेज की लास्ट लाइन जो कंक्लूजन वाली लाइन है वो क्या कह रहा है, किस पे फोकस कर रहा है, एडल्ट्स या पीपल जिनको सीवियर बैक पेन हो रहा है उनको अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देंगे तो उनको इम्प्रूवमेंट होगी और ऐसे पॉपुलेशन का नंबर कम हो जाएगा। फोकस किस पे किया, उन लोगों पे जिन्हों ऑलरेडी सीवियर बैक पेन हो रहा है, Right. ठीक है। अब बाकी 5 ऑप्शन देखो, 4 तो अपन ने सीधे एलिमिनेट कर लिए हैं, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। No, no. तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के नजरिए से भी ऑप्शन 3 अपन को मिल रहा है, ठीक है। Right. लेकिन इसका रीजन भी समझना जरूरी है और इसका रीजन ये कहता है कि ऐसे लोग जिन्हें अभी सीवियर बैक पेन नहीं हो रहा है उनको अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट अभी दे भी देते हैं तो हम ऐसा नहीं होगा कि उनके चांसेस कम हो जाएंगे कि वो आगे जाके सीवियर बैक पेन डेवलप ना करें, ठीक है। तो दो टाइप की पॉपुलेशन है अपनी, ठीक, जिनको सीवियर बैक पेन हो रहा है, जिनको सीवियर बैक पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। पैराग्राफ जिनको सीवियर बैक पेन हो रहा है उस पे फोकस कर रहा है। जो अजम्पशन है जिनको सीवियर बैक पेन नहीं हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सीधे हटा दे रहा है। तो ये तो सीन से ही चले गए कि जिनको सीवियर बैक पेन नहीं हो रहा है भाई उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उन्हें कोई फायदा वायदा तो इसमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक तरह से ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम इस assumption को सही मान रहे हैं। Did you get it, Saundarya? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Moving on to last question of the sheet. Fairly very easy one. Kindly put up your answers for this question as well. अब देखो इसमें अपन की पुरानी क्लासेस प्लस अभी की क्लासेस दोनों काम आने वाली है। स्मोकिंग से पता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एफिसेमा प्लस लंग कैंसर। एफिसेमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, एफिसेमा या लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल कंसर्न भी इसमें जुड़ गया है। वो एडिशनल कंसर्न क्या है कि जो लोग अच्छा, एक सर्वे हुआ जिसमें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को लिया गया, ठीक है, और उसमें पता चला कि स्मोकर्स जो हैं वो ज्यादा एंग्शियस और नर्वस हैं नॉन स्मोकर्स से, ठीक है। फैक्ट बहुत क्लियर है, समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एंजाइटी एंड नर्वसनेस कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। कहाँ पे लिखा है, कहीं पे नहीं, पैसेज में कहीं भी नहीं दिया है, कोई लिंक नहीं बना रहा क्या एंजाइटी और नर्वसनेस से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन सीधे एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी,
अच्छा, बहुत लोगों ने ऑप्शन बी आंसर दिया है, बहुतों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है. So the official answer key actually says that option B is the correct answer. ठीक है, लेकिन अब समझना जो भी पूरी बात कर रही हूँ, पहले हम डी और ई को देख के हटा ही देते हैं उनको, फिर बी और सी की बात करेंगे. ऑप्शन डी, smokers are aware of the various health problems attributed to smoking including lung cancer and emphysema. भाई ये तो हम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हम सिगरेट के पैकेट जो एड चलता है उससे अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें क्योंकि हेल्थ वार्निंग दी रहती है तो हमको इसलिए पता होगा. ये तो अपन की नॉलेज है, अपन का टाइप का अजम्पशन लग रहा है. ऑथर ने तो कहीं से भी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि जो स्मोक करते हैं उनको पता होगी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में. डायरेक्टली एलिमिनेट. ऑप्शन ई, स्मोकर्स हु हैड स्मोक्ड अ सिगरेट इमीडिएटली बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दिस. भाई ये डेटा हमें तो बिल्कुल नहीं पता ना कि किसने तुरंत स्मोक किया था, किसने स्मोक ही नहीं किया था, कि कौन 1 घंटे पहले स्मोक करके आया, कौन आधे घंटे पहले स्मोक करके आया. ठीक है, कोई लिंक ही नहीं बना रहा है, इसको हटा दो. ऑप्शन सी, ये मुझे अच्छे से पता है, जिन्होंने भी लगाया है वो इसलिए लगाया होगा जो अपन ने क्रिकेट वाली बात की थी फर्स्ट क्लास में, जिसमें यही था कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं दोनों टीम में, या जो जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं दोनों टीम में, या जो उनका लेवल है दोनों टीम में, वो सिमिलर रहा होगा प्रीवियस सिचुएशन जैसा. ये उससे सिमिलर है, इसलिए यह ऑप्शन लगा होगा. ठीक है, ऑप्शन डी समझना. एंजाइटी एंड नर्वसनेस डू नॉट मेक इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टार्ट स्मोकिंग. अब अगर इसको निगेट करो, एंजाइटी और नर्वसनेस इंडिविजुअल्स को स्मोक करना स्टार्ट करा देती है. जिनको ज्यादा एंजाइटी या नर्वसनेस होती है वो स्मोक करने लग जाते हैं. ये नेगेशन हुआ. क्या आप तुम्हारा आर्ग्यूमेंट स्टैंड करेगा? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट लाइन अपन के पैसेज की क्या कहती है कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में जो ऑलरेडी एंजाइटी और नर्वसनेस है, ये नहीं कहती कि एंजाइटी और नर्वसनेस की वजह से स्मोकिंग हो रही है. क्या कह रही है कि स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से एंजाइटी और नर्वसनेस हो रही है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, कि हम ए से बी नहीं जा रहे हैं, हम बी से ए आ रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन बी वही सपोर्ट कर रहा है कि एंजाइटी एंड नर्वसनेस डू नॉट मेक इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टार्ट स्मोकिंग. प्रीवियस क्वेश्चन जैसे समझ आया कि प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्यों है. इसका ऑफिशियल आंसर बी है सही, लेकिन मेरे ओपिनियन में ऑप्शन सी भी सही होगा. ठीक है, तो जिन्होंने सी मार्क किया वो भी सही है, लेकिन उसके साथ बी मार्क करना भी फिर जरूरी होगा. ठीक है, और ऑफिशियल के हिसाब से तो मैं आंसर भी बता रही हूँ, ऑप्शन बी ही सही बोल रहा है बस. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि अगर ऑप्शन सी को भी नेगेट करते हो तो कहीं ना कहीं वो सर्वे ही फेल होने वाली बात हो जाएगी ना. ठीक है, एम आई क्लियर? ऑल्सो नोटिस वन Yes, थिंग. ma'am. फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन क्लैट में आ जाता और एक ही अजम्पशन आपको लगाने को मिलता, तो फिर आप क्या लगाते? देन आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि बी लगाना. ठीक है, इसलिए वहां पे जो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल था उसमें अपन मल्टीपल अजम्पशंस देख रहे थे जिसमें से एक सही था. इसमें ये अजम्पशन हो सकता था, पर बी इज बेटर. बी का रीजन मैंने समझा दिया. सी क्यों बेटर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इंडिकेट किया, इक्विवेलेंट नंबर नहीं है. ठीक है, सर्वे में हो सकता है हम एंशियसनेस और नर्वसनेस का टेस्ट कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ पीपल में से डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं कि भाई अगर 5 में से 3 अगर 5 नॉन स्मोकर्स हैं और 6 स्मोकर्स हैं, अगर इनमें एंशियसनेस डेवलप हो रही है या इनमें एंशियसनेस डेवलप नहीं हो रही है, हम उस पे हो सकता है बात कर रहे हो. हम ये बात कर ही नहीं रहे हो कि 5 स्मोकर्स थे या 6 नॉन स्मोकर्स थे. ठीक है, तो सी वाला वैसे तो इन जनरल टर्म्स सही होता है, लेकिन बी बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि उसको निगेट करने से पूरा का पूरा आपका ठीक है एक्ट नहीं करेगा. So here we are ending our sheet 3 and we'll start doing our sheet 4. उसके पहले
एक छोटी सी टिप, जब भी अपन क्लैट में कोई assumption मार्क करेंगे, एलिमिनेशन से भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, फाइनल आंसर के पहले फटाक से, क्योंकि भाई मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड में आप निगेट करके ये एक बार चेक कर सकते हो कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कुछ गलत हो गया है इसमें। निगेट करोगे और अगर आपका आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं कर रहा है, समझ जाना आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। Shall we move on Yes. to our next sheet? Ma'am. Yep. इसमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क दूंगी एज आई प्रॉमिस कि प्रैक्टिस करोगे घर पे तो समझ आने लगेगा, और अगर नहीं होता तो नो इश्यूज, डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे ये। और प्लस अगर आंसर की चाहिए होगी मैं आपकी दूंगी, नॉट सॉल्यूशन, आपकी दूंगी तो मजा आ जाएगा। और अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कोशिश करना खुद से एक बार पूछने की कोशिश करो कि भाई ये वाला ऑप्शन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। इस वाली शीट को बहुत देर से अपन पैरा वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो थोड़ी सी छोटे पैरा वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए कर लेते हैं ये। ऑप्शन 8, Siddesh, is it audible now? Am I audible, guys? Yes, ma'am. Is my Yes, ma'am. voice breaking Yes, in yes. between? No, it's clear. Okay. Do let me know if there is any connection or voice error. So moving on to question number 8, sheet 4, and this is the final sheet and per se the utmost class of our assumptions course. उसके बाद अपन दूसरा टॉपिक पे फोकस करेंगे ताकि हर टॉपिक पे अच्छी ग्रिप बन जाए। और आई एम प्रिटी श्योर कि इतने बड़े वाले पैसेज करने के बाद तो आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आया होगा और समझ आने लगे होंगे कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। किसी को एकदम ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आया हो कि भाई कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो प्लीज मैम को कन्वे कर देना, फिर हम उसका कुछ सोल्यूशन सोचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीटी इजी क्वेश्चन. Kindly put up your answers in the chat box. By the time I'll explain it. देखो बहुत इजी सा है, जिसमें बोल रहा है कि हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं या जो फिजिशियंस हैं उनका नंबर बहुत कम पड़ जाता है जब पेशेंट्स आते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल हम सिटी हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ 5 डॉक्टर्स हैं जो एक टाइम पे 5 ही लोगों को देख पाएंगे, ठीक है। हर डॉक्टर एक एक को ही देखेगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, एक डॉक्टर उठ के चला गया। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे 100 इमरजेंसी सिचुएशन इकट्ठा आ गई। अब यहाँ पे एक चीज जरूरी होती है कि भाई कौन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, किसको तुरंत ही ज्यादा मेडिकेशन की या ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक सजेशन दिया है ऑथर ने, क्योंकि ऐसा अंडर सप्लाई हो जाती है फिजिशियंस की, समझ नहीं आता कि इमरजेंसी रूम के बाहर इतने सारे पेशेंट हैं तो किसको क्या करें, कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो नर्सेस को क्या करना चाहिए, इनिशियल एग्जामिनेशन तो नर्सेस को ही कर लेना चाहिए कि भाई पेशेंट आए, क्योंकि अब नर्सेस की तो कमी यहाँ पे कोई डिस्कस कर नहीं रहे हैं। वो बोल क्या रहा है कि जैसे ही पेशेंट्स आए नर्स को ही इनिशियल एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए कि किसकी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है या किसकी थोड़ी चल जाएगी, और फिर उस हिसाब से उसके केस के मेरिट को देखते हुए, उसके केस की सिवियरिटी को देखते हुए वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दें और फिर डॉक्टर्स उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ का सेंस है, पैराग्राफ का क्रक्स है। और जिनको पहला नंबर नहीं मिला वो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, क्योंकि नर्सेस ने तो एक फेयर डिसीजन लिया होगा ऐसे केस पे। अजम्पशन क्या है इस चीज का, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। पहला, हॉस्पिटल शुड एक्सपैंड देयर मेडिकल स्टाफ्स। अगर ऐसा ही अजम्पशन लेना होता तो ऑथर पहली लाइन बोल के चुप हो जाता कि because most hospitals suffer a chronic undersupply of physicians, patient must have sometime wait hours in the emergency room to see a doctor. इसलिए आपको मेडिकल स्टाफ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक तरह से कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, एक सजेशन हो गया, अपनी तरफ से हो गया क्योंकि कहीं भी पैसेज में से नहीं आ रहा है। Am I clear?
ऑप्शन ए डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन बी, physicians cannot be trained to perform initial examinations themselves. भाई ये बात तो अभी तक हुई ही नहीं है कि फिजिशियन किस लेवल पे केपेबल है, किस लेवल पे केपेबल नहीं है. ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी पे हम डाउट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ फोकस कौन है? नर्सेस. नर्सेस इनिशियल एग्जामिनेशन करें, ये उनका फोकस है. तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन सी, emergency rooms will run more smoothly if initial examinations are performed. अब इसने फोकस किस पे शिफ्ट कर दिया? इनिशियल एग्जामिनेशन पे. इस पे नहीं कि कौन कर रहा है, इस पे कर दिया कि भाई अगर इनिशियल एग्जामिनेशन हो जाता है तो थोड़ी सी ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा स्मूथ चलने लगेगा हमारा काम. ठीक है, तो इस पे तो फोकस अब रह ही नहीं गया कि हम नर्सेस पे भी फोकस करें कि नर्सेस इनिशियल एग्जामिनेशन कर रही हैं. ऑप्शन सी एलिमिनेट. ऑप्शन डी, hospitals are always fully staffed with nurses. Actually, it was fully staffed. ठीक है, मतलब hospitals are always fully staffed with nurses. के पूरे समय हॉस्पिटल्स में नर्सेस की अवेलेबिलिटी रहती ही है. इस डायरेक्शन में कुछ बोल रहा है, जबकि बहुत हद तक क्लियर नहीं है कि ये क्या कह रहा है. ठीक है, लेकिन अपन का कॉमन सेंस के हिसाब से अपन ये समझ सकते हैं कि वो यही कह रहा है हॉस्पिटल्स आर ऑलवेज फुली स्टाफ्ड विद नर्सेस. लेकिन अब एक चीज समझना, इसको अपन एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? ऑथर ने अज्यूम हो सकता है किया हो. ठीक है, ऑथर ने अज्यूम किया हो कि नर्सेस वहां अवेलेबल रहेंगी. भले अपन के पास डॉक्टर्स या फिजिशियंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन नर्सेस वहां अवेलेबल होंगी. ये ऑथर ने अज्यूम किया है. लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन क्या उसने ये बात की कि इनिशियल एग्जामिनेशन अपन को नर्सेस से कराना है? फोकस अपन का नर्सेस के द्वारा इनिशियल एग्जामिनेशन पे था, लेकिन ऑप्शन डी किस पे कर रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेस पे. तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि इसको निगेट करके भी देख लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर नहीं भी है तो भाई जितनी भी है एटलीस्ट वही इनिशियल एग्जामिनेशन कर ले, ऐसा वाला सिचुएशन डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट. ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. Nurses are competent to judge the severity of patient's condition. भाई अगर प्रपोज कर रहा है ऑथर कि नर्सेस को इनिशियल एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए ताकि वो मेरिट्स डिसाइड कर पाए कि कौन ज्यादा क्रिटिकल है, कौन कम क्रिटिकल है, तो डेफिनेटली वो अज्यूम यही कर रहा होगा ना कि नर्सेस तो भाई इतनी केपेबल, इतनी कॉम्पिटेंट तो हैं कि वो ये समझ पाए कि कौन ज्यादा सिवियर है, कौन कम सिवियर है. ऑप्शन ई सही क्यों है, समझ गए? Yep. Any doubts? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक रीसेंट रिसर्च हुआ जिसमें पता चला कि जो मैरिड पीपल हैं, ठीक है, जो मैरिड पीपल हैं वो ज्यादा खुश हैं. क्यों? किनसे? अनमैरिड पीपल से. कंपैरिजन किया है. ठीक है, जिससे मीडिया वाले कमेंटेटर्स ने एक रिपोर्ट किया, एक कमेंट सा किया कि मैरिड होना किसी की भी हेल्थ और उसके एटीट्यूड के लिए बेटर है. ठीक है, the study has been widely reported by the media, with most commentators concluding that being married is good for one's health and attitude. ठीक है, the conclusion of the media commentator depends on which of the following assumption. अब अपन को क्या करना है? assumption बताना है. Quickly put up your answers there. पहला ऑप्शन, the longer people are married, the happier and healthier they become. भाई ठीक है, मीडिया वालों ने ये तो बोला कि शादी जो मैरिड कपल्स होते हैं उनका हेल्थ और एटीट्यूड बेटर होता है, लेकिन उसने ये बोला क्या कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कि ज्यादा अगर ड्यूरेशन हो गई है उनकी मैरिड लाइफ को तो वो ज्यादा अच्छे होंगे हेल्थ और हैप्पी होंगे. ऐसा कुछ भी है क्या? डायरेक्ट डिड्यूस कर सकते हो क्या अजम्पशन ये वाला? नहीं. तो ऑप्शन ए नहीं है. जिसका भी नहीं आया है आंसर, आई होप समझ आ गया हो कि ऑप्शन ए क्यों नहीं है. ड्यूरेशन की बात कहीं नहीं की गई है. ऑप्शन बी, मैरिड कपल्स who had a large extravagant wedding are happier than those who had a small simple ceremony.
हमने ये तो कहीं समझा ही नहीं भाई कि पैसेज में से कि शादी किस तरह से हुई है, बहुत लाविश तरीके से हुई है, बहुत ही हाई प्रोफाइल तरीके से हुई है, या बहुत ही सिंपल मैरिज हुई है। ठीक है, कहीं से भी इसका तो कोई इम्प्लीकेशन है ही नहीं उनके हेल्थ और हैप्पीनेस पे। ठीक है, कहीं से भी पैसेज में या मीडिया के द्वारा, मीडिया के कमेंटेटर्स के द्वारा कहीं से भी ऐसा अपन को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी, मैरिड पीपल कैन नॉट गेट डिप्रेस्ड। कैन नॉट गेट डिप्रेस्ड। ठीक है, अपन ने बात की कि भाई बेटर मतलब ज्यादा हैप्पी रहते हैं, लेकिन ये बात की क्या कि भाई कभी डिप्रेस्ड ही नहीं हो सकते। बहुत एक्सट्रीम में चले गए, बहुत ही फार फेच्ड असम्पशन हो गया, तो इसलिए अपन ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yep. Moving on to option E. Moving on to option E. Some marriages are more harmonious than others. भाई उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, हाउ इज इट गोइंग, और मैरिड लाइफ ज्यादा बेटर होती है कि अनमैरिड वालों की लाइफ ज्यादा बेटर होती है? इट डजंट मैटर, इसकी बात ही नहीं की गई है। वो हार्मोनी से चल रही है या नहीं चल रही है, बात ही नहीं है। किसकी ज्यादा बेटर चल रही है, किसकी कम अच्छी चल रही है, इसकी बात ही नहीं हुई। तो अपन ऑप्शन ई को भी एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन से ही ऑप्शन डी अपन का आंसर आ जाता है। ठीक है, और ऑप्शन डी, single people with depression or health problems are just as likely to get married as are other single people. अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे स्मोकिंग से पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसपे अपन ऐसी बात कर रहे थे, या फॉर एग्जांपल स्मोकिंग वाला ही जो क्वेश्चन था, अपन क्या बात कर रहे, जस्ट अ सेकंड, स्मोकिंग से पहले वाला क्वेश्चन में ज्यादा रिलेट कर पाओगे। स्मोकिंग से पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन स्लाइटली कुछ इसी पैटर्न पे बात कर रहे थे कि जितना इस वाले ग्रुप का लाइकलीनेस है मैरिड होने का, उतना ही इस वाले ग्रुप का भी लाइकलीनेस है मैरिड होने का। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी सपोर्ट कर रहा है इस क्वेश्चन को, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलर रीजन जो मैंने प्रीवियस वाली शीट में लास्ट सेकंड क्वेश्चन में दिया था, वही वाला रीजन है कि भाई इसमें बात क्या कर रहा है कि मैरिड पीपल की लाइफ कैसी होती है अनमैरिड के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि भाई जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन या हेल्थ प्रॉब्लम है, वो भी उतने चांसेस हैं कि वो भी वेडिंग करेंगे जितना कि जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपन को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई जिनको डिप्रेशन वगैरह है वो हैप्पीनेस पाने के लिए मैरिज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट शीट, so I hope it's clear. I'm a bit confused. Can you please explain in short again? Okay, देखो ये समझ आ गया होगा कि पूरा पैसेज क्या कह रहा है कि एक सर्वे किया गया जहां मैरिड पीपल ज्यादा हैप्पी और हेल्दी पाए गए अनमैरिड पीपल से, और कमेंटेटर्स ने क्या बोल दिया। Yes. ठीक है, अब पहली बात, एलिमिनेशन से ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ए बी सी ई पहले ही हट गए। ठीक है, बचा ऑप्शन डी। अब डी सही क्यों है? क्योंकि ये बहुत हद तक सिमिलर है वो स्मोकिंग और उससे पहले वाले क्वेश्चन से, जिसमें अपन ये देख रहे थे कि कौन सा वाला असम्पशन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है अपन के स्टिमुलस को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे अपन ने बात, जो कमेंटेटर ने बात की है वो किसकी की है? मैरिड पीपल की। ठीक है, कि मैरिड पीपल की जो हेल्थ होती है और एटीट्यूड होता है वो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो एक तरह से उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा ना, एटलीस्ट उनके दिमाग में ये डिफरेंस तो नहीं चल रहा होगा ना कि जो सिंगल लोग हैं जिनको डिप्रेशन या ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले शादी कर लेंगे खुशियां पाने के लिए, इन कंपैरिजन टू दोज जिनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो दोनों लोगों को एक लेवल पे रख रहा है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है पैसेज को कि भाई सिंगल लोग चाहे जैसे भी हो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो मैरिज करें, ये एक ही रेट होगा। ठीक है, Okay. इज इट Yes. क्लियर? Yes. Thank you. बस यही समझना है कि बाकी एलिमिनेट होगा और ये सपोर्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. सो Thank you. मूव लुकिंग एट द टाइम, आई गेस मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। बहुत छोटा है ये 2 मिनट में फट से डिस्कस हो जाएगा। ये
बेसिकली वैसा क्वेश्चन है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन का ये क्वेश्चन नंबर 7 था कि डायरेक्ट अज़म्पशन नहीं मिल रहा था, अपन को लिंक बैठाना पड़ रहा था दिमाग पे ज़ोर डाल के, फिर उसके बाद हल्का दिमाग रखने के लिए ऐसा क्वेश्चन। सो फटाक से ऑप्शन नंबर 3 के आंसर्स डालने लगो। राज्यसभा चेयरमैन लास्ट ईयर expunged particular remarks made by the Prime Minister in the House that were found to be objectionable। बहुत ईज़ी है, expunged यानी होता है कि पूरी तरह से कंप्लीटली रिमूव कर देना, ठीक है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे लॉ स्कूल में जाके तो आपको ये पता चलेगा कि राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर को ये पावर होती है कि वो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल टाइप का स्टेटमेंट कोई भी मेंबर बोल देता है तो उसके पास ये पावर होती है कि उसको वो वहीं तक के लिए रोक दे, ठीक है? मतलब कोई मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, जो बात उस हाउस के अंदर हुई है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। वो वाली पर्टिकुलर जो एक्सपंज्ड वाला रिमार्क है वो कहीं बाहर डिस्प्ले नहीं हो सकता, वो बाहर कहीं डिस्कस नहीं हो सकता, ठीक है? कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है एक तरह से वो, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया और राज्यसभा चेयरमैन ने उसको एक्सपंज कर दिया। assumption the house is intolerant। भाई ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा कैसे समझे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो गया, एक्सट्रीम में हो गया कि हमने सीधे राज्यसभा के ऊपर ही क्वेश्चन कर दिया। और यहाँ राज्यसभा के चेयरमैन की बात की गई कि उसने एक्सपंज किया और हमने हाउस को ही क्या कहते हैं अपर हाउस को ही बात कर ली कि ये तो इनटॉलरेंट है। चाहे ऐसे अगर स्टेटमेंट आएंगे तो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा, बहुत फारफेच्ड हो गया। तो ऑप्शन ही गलत है। फिर nobody is above the decorum and dignity of the ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट को एक्सपेंज किया है, मतलब डेफिनेटली वो डेकोरम को हानि कर रहा होगा या डेकोरम का हार्म कर रहा होगा, डिग्निटी को मेंटेन करता हुआ नहीं आया होगा, इसलिए उसको जरूरत पड़ी कि एक्सपेंज करे, ठीक है? इसलिए उसका इंटेंशन क्या है कि कोई भी डेकोरम एंड डिग्निटी के ऊपर नहीं है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को हम एक्सपेंज कर देंगे। इसका ऑप्शन बी सही है। ओनली 2 फॉलोज। इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Okay, cool. Moving on to question number 4th. If we are not able to cover other questions, they'll be treated as your homework. Okay, 3 questions are left, so consider it as your homework. 1st, 5th, 6th and 6th of sheet 3. ठीक है? ये slightly बड़े questions हैं, लेकिन easy questions हैं, तो वो हो जाएंगे। अब देखो, सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये पैराग्राफ भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि assumption का कहीं ना कहीं अपन इतने सारे अभी तक में क्वेश्चंस किए हैं, तो कॉन्सेप्ट्स तो पूरे मैंने तुमको समझा दिए हैं। आई होप कहीं भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो फ्रीली मैम को कन्वे कर देना या मुझे बता देना, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन हेल्प करेगा कि अपन थोड़ी मोटिवेट भी हो जाए। उसी के साथ साथ ओके, answers that I have got is perfectly correct. So whoever has written is be confident, clear answer. ठीक है? ये भी समझ लो कि ये उसके भी काम आएगा और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। बहुत सारी फैक्ट्स ये कन्वे करता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसके जो जब assumption वाला क्वेश्चन देखोगे, जब इसका क्वेश्चन देखोगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हार्वर्ड के MIT रिसर्चर ह्यू हॉ की बात की गई है, जिसने जब उसका एक लिम्ब नहीं रहा था, ठीक है, उसके बाद उसने जो जो ऑब्स्टिकल्स फेस किए और उसको कैसे उसने ट्रीट किया, उससे कैसे ओवरकम करने की कोशिश की, ये पूरा उसके बारे में है। स्लाइटली इजी पैराग्राफ है तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है? 17 इयर्स की एज में वो अपने फ्रेंड के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया, ठीक है? फिर वहां क्या हुआ कि स्नोस्टॉर्म दबे रह गए, वहां से निकल नहीं पाए, 3 दिन तक ना खाना था ना कैंप था, इतनी ठंड में वो ऐसे अटके रहे माउंटेन के ऊपर, लेकिन फाइनली उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, ठीक है? लेकिन उन्हें फ्रॉस्ट बाइट के कारण उसे अपने दोनों पैर गंवाने पड़े, ठीक है? लिम्ब लॉस हुआ वहां पे। फ्रॉस्ट बाइट वो थी कि जब आप क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड के कारण आपका जो लिम्ब हो, चाहे हाथ हो या पैर हो, वो फंक्शन करना बंद कर दे, उसके कारण उसे ये हुआ। उसके बाद उससे प्रोस्थेसिस लगाया गया, दैट इज फेक लेग, वो लगाया गया। फिर उससे ठीक है, उससे थोड़ी हद तक उसकी लाइफ आसान हुई, लेकिन उसके बाद उसको क्या रियलाइज हुआ
कि वो जो प्रोस्थेटिक लेग था उससे सिर्फ प्लेन सरफेस पे चला जा सकता था, ठीक है, वो क्लाइंबिंग और रनिंग के लिए नहीं था। और इसका पैशन से ही अपन को स्टार्टिंग पैराग्राफ में क्या समझ आ रहा है, इसका पैशन क्या था, माउंटेनियरिंग, ठीक है। इससे उसके दिमाग में, उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आया कि कुछ भी करके ये प्रोस्थेटिक लेग को सुधारना होगा, ठीक है। तो उसने एक इंजीनियरिंग शॉप से कांटेक्ट किया, वहां पे जाके क्या किया उसने कि खुद से कोशिश की कि एक प्रोस्थेटिक लेग, बेटर प्रोस्थेटिक लेग डेवलप करे जो लाइट हो वेट में, ठीक है, और बाकी जगहों पे भी काम आ सके, ना कि सिर्फ प्लेन सर्फेसेस पे। आर्टिफिशियल फीट भी डिजाइन किया जो रॉक के लिए, क्लाइंबिंग रॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलरली इस वे में, जैसे अपन के पैर से जब अपन कहीं भी क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं तो अपन का जो फीट है उस पर अपन पूरा प्रेशर देते हैं, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द फीट होता है उसमें अपन पूरा प्रेशर देते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये आर्टिफिशियली फीट भी क्या कहते हैं डेवलप किया। उसके बाद ये पर्टिकुलरली उनकी लाइंस कोट की गई हैं, which says, I experienced tremendous amount of pain from prosthetic limbs at first. So I decided to go back to school and learn about physics and engineering to try to solve these problems. फिर वो बताते हैं कि कैसे उन्हें फिजिक्स और इंजीनियरिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो वो स्कूल गए और वहां पे हर कुछ सीखा, ताकि ये जो सारा ये इनका दर्द है ये बाकियों को भी आगे ना झेलना पड़े, और या तो वो अपने लिए भी ऐसा कुछ अच्छा कर सके। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करते गए, इन्होंने ये लिम्स बना ली, फीट्स बना लिए, और ऐसे में क्या हुआ, इनका बेस्ट पार्ट, इनको इसी से अपनी सक्सेस या अपनी ट्रायम्फ दिखने लगी, ठीक है। पूरा पैराग्राफ समझ आया कि इन्होंने हार नहीं मानी और ये लगे रहे। अजम्पशन, ऑथर अपन को क्या सोच के बता रहा है, अब अपन को यहाँ ह्यू हर के बारे में नहीं सोचना है कि उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट क्यों लिखे, उन्होंने ये सब क्यों किया, उन्होंने ये समझना है कि ऑथर ने उनकी स्टोरी हमें क्यों समझाई है, ठीक है। ऑप्शन ए, the assumption that one has to face difficulties as an after effect of an accident, काफी नेगेटिव, ठीक है। एक तरफ हमें पैसेज में पूरी तरह से जो ऑथर है वो मोटिवेट कर रहा है कि हार नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन ए पूरा नेगेटिव हो जा रहा है कि भाई ऐसी डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ती है किसी एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, करनी पड़ती है, लेकिन वो इंटेंशन है नहीं ऑथर का ना, वो अज्यूम करके तो ऑथर ने ये पैराग्राफ नहीं लिखा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए अपन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी, द assumption that one should go back to school and relearn things to improve life, ठीक है, स्कूल में जाके दोबारा से सीख सकते हैं, लेकिन क्या यही सिखाना चाह रहा था ऑथर हमें? क्या ऑथर यही अज्यूम कर रहा था कि हम ये पढ़ के ये समझेंगे कि भाई अगर आपको कुछ भी करना है तो तुरंत आपको स्कूल वापस जाना पड़ेगा, तुरंत आपको, हो सकता है आप इंजीनियर ही हो ना, आपको ऑलरेडी आता हो वो सारी चीजें और आप बिना स्कूल गए भी सीख जाओ, तो ये बहुत जनरलाइज कर दिया है, इसलिए इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन डी, presumption that one should not make any effort and live life as it is, most negative assumption कि भाई जैसे हो स्टेटस को मेंटेन करो। एक तरह से ये कावर्डाइज अप्रोच हो गई ना, कि आपको परेशानी हुई पर आप उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उससे फाइट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो सीधे कि भाई कुछ नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो गया तो बस अब जैसे ही है वैसे कर लो, स्टेटस को समझ लो, ठीक है। ऑप्शन डी, ये भी इंटेंशन नहीं था, ये भी अज्यूम नहीं किया था, सो इट्स नॉट द करेक्ट वन। Option B is the perfect answer. The assumption that if we determine to make life better, we need to make efforts. यही ऑथर ने अज्यूम किया होगा, और जब ये अज्यूम किया होगा तभी क्या होगा, ये पूरा एक एग्जाम्पल ऑथर ने दिया, ठीक है। Is this question clear to you? Yes. So I hope जो होमवर्क है वो समझ आ गया हो, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस शीट का, ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट है? No.
पूरी assumption की क्लास को एक बार रिकॉल कर लो. We still have 2 minutes. तो एक बार पूरी assumption की क्लास को रिकॉल कर लो कि क्या अभी तक में कोई ऐसा मेजर डाउट आया हो कि समझ ही ना आया हो. So as we have time, तो हम 2 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे. Anyone? पूरा assumption clear है? पैरा बेस्ड स्टेटमेंट वाले तो आएंगे नहीं क्वेश्चन. पैरा बेस्ड क्लियर है? Yes. Okay. So I hope you are good to go. And assumptions ये और भी जहाँ से questions तुम्हें मिले, कोशिश करना. नेट में बहुत easily available है, तो कोशिश करना कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो फायदा होगा. नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ने वाले होंगे उसकी शीट प्रोवाइड कर देंगे और सीधे फिर यही करेंगे कि क्योंकि जैसे मुझे पता है कि स्टेटमेंट वाले तुम लोग के हो चुके हैं, तो वील ट्राई टू फोकस कि जैसे इसमें अपन ने अप्रोच रखी थी कि छोटे पैराज से स्टार्ट करके, क्योंकि छोटे पैराज आने की चांसेस हैं. ठीक है कि अगर 1 मार्क के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हो सकता है ज़्यादा मतलब बड़े पैराग्राफ्स ना दें, लेकिन छोटे पैराग्राफ्स या इजी पैराग्राफ्स दे दें. तो अपन छोटे पैराग्राफ्स दैट वुड आल्सो बी इंक्लूडिंग 150 वर्ड्स अराउंड, तो वहां से स्टार्ट करते हुए बड़े पैराग्राफ्स की तरफ मूव करेंगे. कुछ होमवर्क देंगे, जो डाउट होगा वैसे ही क्लियर करते जाना. So I hope it's clear.